अस्सलामुअलैकुम, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। और क्या हालात? मैं तो खुशी से फूले नहीं समा रहा। इतना बड़ा तोहफा हमें मिला है, पूरी मतलब हमें क्या मिला है, पूरी आवाम को तोहफा मिला है। ऑनेस्टली आई वाज नॉट एक्सपेक्टिंग कि दिस इज गोइंग टू बी सो ह्यूज। लेकिन हम तो बचपन से सुनते हुए बड़े हुए ना, 1 रुपए की बड़ी बचत, और वही हुआ है आवाम के साथ। और तो आलमी मंडी में तेल की कीमतों में ऑलमोस्ट $13 की कमी हुई है, और गुज़श्ता 10 दिन या 1 हफ्ते के दौरान हुकूमत पाकिस्तान पेट्रोल की कीमत में 24 से 25 रुपए फी लीटर का इजाफा कर चुकी है। लेकिन जब कमी की बात आई है ना, तो पूरे 1 रुपए की कमी आवाम के लिए पेश की थोड़ा सा मतलब आई एम सो सेविंग प्लान्स बनाए हैं आपने? ऑब्वियसली 1 रुपए में आपको पता है ना कि हम कहाँ पहुंचेंगे। मैं तो सोचूं वर्ल्ड टूर किया जाए। अब अगले 24 घंटे हैं आपके पास। आप तमाम जो भी आपने सोचा है कि आप ज़िंदगी में सेव करेंगी पैसे, आप क्या क्या करेंगी उस सेविंग से, अब इसको आप बरूए कार ला सकती हैं। Finally, thank you so much. मतलब we really wanted to start the show with this because this is huge. आप लोग अपनी प्लानिंग करें। और इस 1 रुपए कमी के बाद आज 28 जुलाई है, यानी उस पर पेट्रोल की नई कीमत हो चुकी है 334 रुपीज़ एंड 18 पैसे। पता है, हम जब बहुत कोई खुशी का मौका होता है ना, 14 अगस्त या कोई ईद त्यौहार, हम यहाँ पे सेट पे कोई ना पकवान मंगाते हैं। आज कराची में मौसम भी अच्छा है, तो मैं ये सोच रहा हूँ कि फी लीटर जो 1-1 रुपया हर एक के जेब से बच रहा है, उससे कुछ पकौड़े समोसे मंगाए जाए। 1 रुपए में ज्यादा नहीं हो जाएंगे? नहीं, कोई अगर 100 हम अगर पूरे ऑफिस में से 1-1 रुपया इकट्ठा करना शुरू करें। लेकिन बात तो ये है कि 1 रुपए का डज इट एग्जिस्ट एनीमोर? इट एग्जिस्ट्स आई बिलीव, बट यू डोंट गेट टू सी इट। द नोट ऑफ द 1 रुपी। नहीं, नोट तो होता ही नहीं ना, जो सिक्का। आप क्या कह रहे हैं? द सिक्का ऑफ द 1 रुपी, व्हेन वाज द लास्ट टाइम यू सॉ इट? Well, I have a decoration piece in my house जिसके ऊपर कुछ सिक्के शिक्के लगे हुए हैं इस किस्म से है, तो उसमें मैंने 1 रुपया देखा है। I have seen that. Anyway जी, ये हो गया है, और अगर आपको नहीं पता था तो लें जी, खुशखबरी हमने आपको दे दी है। और के लिए बड़ी खुशखबरी, इसका बड़ी खुशखबरी। तो बाकी दुनिया में तेल की क्या कीमतें चल रही हैं, उससे आपको क्या लेना देना, जब आपको पता है कि हमारे यहाँ तो 1 रुपया कम हुई है। जो है वो अपनी $100 फी बैरल की बुलंद सतह से 87-86 पे आ गया है, और $14 फी बैरल कमी हुई है, और इम्कान यही जाहिर किया जा रहा है कि और कमी होगी। लेकिन पाकिस्तान में भी तवक्को यही थी कि बड़ी कमी होती, लेकिन डीजल की कीमतों में खैर इजाफा हुआ है, उससे हमारा क्या लेना देना, क्योंकि डीजल की कीमतें तो हमारी हर रोज की जिंदगी को मुतासिर करती है ना, आपको पता है। तो बेसिकली $12, आप $100 से $88 जो आप कह रहे हैं, तो दैट मींस कि $12 कम हुआ है। 88 से 84 तक आ गया था अब तो। अच्छा, 84, 86 इस पे ट्रेड हो रहा था। चलें ठीक है, ओके। बट ऑफ कोर्स वो कैलकुलेशन छोड़ दें, हमारे यहाँ 1 रुपया, ओके। तो ये हमने आपको बताना था। This is incredible। अच्छा, अभी हम आगे बढ़ेंगे और आज़ाद कश्मीर के इंतखाबात की बात करेंगे, जहाँ पर सियासी मुखालफीन एक दूसरे पर इल्जामात की भरमार भी कर रहे हैं, बोछाड़ भी कर रहे हैं। इलेक्शंस ही क्या, अमन अमान की सूरत हाल भी ज़रा चैलेंजिंग हो गई थी बाज़ इलाकों में, लेकिन ओवरऑल जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज इस फर्स्ट फेज़ के आ रहे हैं, वहाँ हुक्मरान जमात, जो वफाक में हुक्मरान जमात है, उसका पलड़ा भारी है। इंतखाबात के पहले मरहले में मीरपुर डिवीजन के 13 हलकों में से 10 के गैर मुकम्मल गैर सरकारी गैर हतमी नताइज मौसूल हो गए हैं। 7 पर मुस्लिम लीग नून कामयाब है, 3 पर पीपल्स पार्टी को कामयाबी मिली। और इससे पहले आपको बता दें कि पोलिंग के दौरान बाज़ मकामात पर लड़ाई झगड़ों के वाक़यात भी पेश आए, और आपको पता है कि ये सब कुछ तो हो ही जाता होता है, लेकिन फायरिंग से एक शख्स जाँ बहक भी हुआ। दैट इज़ एक्सट्रीम। पीपल्स पार्टी का कहना है कि ये उनका कारकुन था, और कमिश्नर मीरपुर ने कहा है कि एक दूसरे पर धांधली के इल्ज़ामात सियासी जमातें लगाती रहती हैं, लेकिन वोटिंग का अमल जो है वो फ्री एंड फेयर हो रहा है। पुरअमन तरीके से लोग किराएदेही इस्तेमाल कर रहे हैं, और इंशाल्लाह शाम तक ये जो प्रोसेस है वो जारी रहेगा। आवाम से हमारी यही अपील है कि बाहर निकलें, वोट डालें, और हम उनकी हिफाजत के लिए जो लोग हैं वो खड़े हैं। बिल्कुल उनको पीसफुल इन्वायरमेंट जो है वो दी जाएगी, और अभी तक किसी जगह से कोई डिसरप्शन की इतला नहीं है। फ्री एंड फेयर पोलिंग हो रही है। एक दूसरे के ऊपर इस तरह की पॉलिटिकल राइवलरीज़ के दौरान इस तरह के इल्ज़ामात लगते रहते हैं, और तमाम चीज़ें जो हैं, जो इल्ज़ामात थे जहाँ से लगाए गए, वो हमने चेक किए हैं, वहाँ पे चीज़ें सेटल करवाई हैं। उन पोलिंग स्टेशन पे जो उनके नुमाइंदे थे उनकी मौजूदगी में सेटल करवाई हैं, तो पीसफुली अभी वो चल रही हैं। ऑलराइट, अब ये भी बता दें आपको कि पोलिंग के दौरान मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के दरमियान ना सिर्फ एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाए गए, बल्कि ठीक ठाक सख्त ज़बान भी इस्तेमाल हुई, और पीपल्स पार्टी ने नून लीग पर कोटली आज़ाद कश्मीर में नून लीग के उम्मीदवार पर ठप्पे लगाने का इल्ज़ाम लगाया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो ने वोट के अमल पर अपने तहफ़्फ़ुज़ात बयान किए हैं। कल मुज़फ़्फ़राबाद में उनका कहना था
कि वो समझते हैं कि इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाया जा रहा है। कुछ ऐसे फैसले किए गए हैं, जैसे सूरत हाल है कि इलेक्शन तो अभी से थोड़ा बहुत मुतनाज़ा हो चुके हैं। इलेक्शन से पहले हमसे ये जो मुहाजिरीन सीट है वो इशू जिस अंदाज से एड्रेस होना चाहिए था हम नहीं एड्रेस कर सके, तो वो सीट्स मुतनाज़ा हो चुके। फिर जो भी इसके पीछे सोच होगा ये फैसला के मरहलों में और जिस अंदाज में मरहले तय किए गए हैं उससे शायद एक ख़तरा है कि हमारा इलेक्शन का प्रोसेस मुतनाज़ा हो। लेकिन हम चाहते हैं कि ये प्रोसेस, ये इलेक्शन जितना गैर मुतनाज़ा हो सके, जितना साफ और शफाफ हो सके, वो बहुत ज़रूरी है। उधर सिंध के वज़रा ने आज़ाद कश्मीर के इलेक्शन को ख़राब करने का इल्ज़ाम भी लगाया। शर्जील मेमन ने कहा कि खैराती मैंडेट वाली और फॉर्म 47 की पैदावार मुस्लिम लीग नून कश्मीर में माहौल ख़राब कर रही है। सईद गनी ने पीपल्स पार्टी के कारकुन की हलाकत का इल्ज़ाम भी मुस्लिम लीग नून पर लगाया। पीपी रहनुमा नदीम अफजल चंद ने भी नून लीग पर सख्त तनकीद करते हुए कहा कि आज़ाद कश्मीर को पंजाब की मिसालें दे रहे हैं जबकि आधा पंजाब डूबा हुआ है। देखिए, एक तो हमारे लिए भी अफसोस की खबर है कि हमारा एक 35 साल वर्कर इख्तियार यूनुस आज वहाँ इलेक्शन के दौरान शहीद हुआ है। और अब तक की जो इतलात हैं कि शायद PMLN के जो कैंडिडेट हैं उनकी जानिब से फायरिंग हुई है या उनके लोगों की जानिब से फायरिंग हुई है। कुछ दोस्त हमारे ज़ख्मी भी हैं और ये मैं समझता हूँ कि तसलसल है उस पूरी कंपेन का जो वफाकी वज़रा ने कश्मीर में इंतखाबी मुहिम के दौरान शुरू की थी। उन्होंने वहाँ जिस किस्म का माहौल बनाने की कोशिश की उसका नतीजा ये निकल रहा है कि आज वहाँ पर गोलियाँ चल रही हैं और हमारे कारकुन शहीद हो रहे हैं और हमारे कारकुन जख्मी हो रहे हैं। मुझे अफसोस से कहना पड़ता है कि AJK का जो इलेक्शन कमीशन है उसका रोल हमें कहीं नज़र नहीं आ रहा। इंतखाबात में ठीक है, जमातें वादे भी करती हैं, उम्मीदवार भी वादे करते हैं, लेकिन चीफ मिनिस्टर साहिबा, वफाकी वजीर जाके जिस तरह से वहाँ ऐलान कर रहे थे वो शायद इंतखाबात के दौरान मुनासिब नहीं है। आज अभी मैं सुन रहा था एक जो खातून वजीर हैं पंजाब की, वो कह रही थी कि बिल्कुल बसें जो हैं हम दे रहे हैं तो तोहफे नहीं हैं, ये हक होता है देना चाहिए। हमें बहुत अच्छा लगता अगर ये बसेस जो हैं इंतखाबी मुहिम से पहले दे दी जाती और इंतखाबात का अमल जो शुरू हुआ है उसके बाद ये ड्रामेबाजी ना होती तो ज़्यादा अच्छा था। फिर वो जो इन्होंने मोबाइल हॉस्पिटल्स कुछ बनाए हैं उसका ऐलान कर देना कि मैं आपको दे रही हूँ, ये तोहफे हैं ना तोहफे हैं ना लोगों के साथ हमदर्दी है। ये इंतखाबात पर असरअंदाज होने की एक भूंडी एक तरतीब थी, एक तरीका था जो मैं समझता हूँ कि शायद जो बाशऊर कश्मीरी हैं उनको इस तरह के ड्रामेबाजी करके उनके वोट को खरीदने की कोशिश की गई थी, जो मुझे उम्मीद है कि शायद उस पर वो नाकाम होंगे। अंग्रेज सरकार पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन इरिगेशन सिस्टम पंजाब में बना के दे के गया था और आज बदकिस्मती से उस इरिगेशन सिस्टम और फंड्स की कमी की वजह से, बैड गवर्नेंस से, ना ध्यान देने की वजह से आधा पंजाब डबो के रख दिया गया है और जितना लोगों का नुकसान हुआ है आप तस्वर ही नहीं कर सकते। कहते हैं जी हम बड़ी अच्छी गवर्नेंस है, कश्मीर को भी पंजाब बना देंगे, लाहौर बना देंगे। हम और सवाल किससे करें? हुक्मरान 50 सालों से आप हैं, लोगों को आटा चाहिए, कश्मीर के लोगों को आप उनको बसेस दे रहे हैं। ऑलराइट, ये सब आपने सुन लिया। साथ ही आपको बताएं कि वज़ीर आज़म के मुशीर बराए सियासी अमूर सेनेटर राना सनाउल्लाह ने बिलावल भुट्टो जरदारी के इल्ज़ाम को गलत मालूमात का नतीजा करार दिया और उनका कहना था कि उस हल्के में फरीकैन के दरमियान पहले से कशीदगी थी। सरदार उमैर नईम तो मौके पर मौजूद ही नहीं थे और चंद दिन पहले मुस्लिम लीग नून के काफ़िले पर फायरिंग के नतीजे में नून लीग का कारकुन जाँ बहक हुआ था। मतलब ये एक बैक एंड फोर्थ बातें जो हैं ये चल रही हैं और उन्होंने कहा हमारे साथ भी तो यही हुआ था, हमारा बंदा भी मारा गया। बुखारी ने भी पीपल्स पार्टी को तनकीद का जवाब दिया। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात भी PPP को जवाब देने के लिए मैदान में आए। क्या कहा गया इनकी तरफ से भी सुनिए। अवाम को उनके रहम पे नहीं छोड़ा गया या ये नहीं कह दिया गया कि ज्यादा बारिश आती है तो फिर ज्यादा पानी आता है। ज्यादा बारिश के बावजूद जो है वो आपको पूरी इंतजामिया बारिश के अंदर भी और बारिश के बाद भी, पहले ये भी रिवाज होता था कि जी बारिश खत्म होएगी तो फिर आवांगे पानी जो है वो निकालने के लिए। अब ऐसा नहीं हो रहा था, पानी जो है वो बारिश के दौरान निकासी आपके लिए जो है वो पूरा फील्ड के अंदर लोग जो है वो आपको बिला ताखीर और इंतजार के आपको जो है वो नजर आ रहे थे। शर्जील मेमन साहब को बहुत मेहनत करके एक ट्वीट करनी पड़ी और उस ट्वीट का आलम यह था कि वो ट्वीट पता नहीं कौन से
जमाने की ट्वीट थी जिसमें लोगों ने जैकेटें और स्वेटर पहने हुए थे। और आजाद कश्मीर के इस इलेक्शन की जो हाईलाइट है वो हाईलाइट है मरियम नवाज शरीफ साहिबा की पंजाब की हुकूमत की कारकर्दगी। हमारे जो बाकी लोग वहाँ मुख्तलिफ पार्टियां इलेक्शन लड़ रही हैं, किसी एक ने ये नहीं कहा कि हम भी आजाद कश्मीर को फलाना 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 सूबा बना देंगे, किसी ने नहीं कहा, कोई कह नहीं पा रहा। लेकिन जो है वो मेरी चीफ मिनिस्टर ने या कायद नवाज शरीफ साहब ने वहाँ खड़े होकर अभी अपनी कारकर्दगी की बात की, क्योंकि कारकर्दगी है बताने के लिए, और जो खाली बर्तन हैं वो बचते रहते हैं, वो बजे चले जा रहे हैं और बहुत सारे बर्तन एक वक्त में बज रहे हैं इस वक्त। एक स्टेटमेंट मैंने देखा कि जी वो बसें जो हैं वो मिलना हक होता है, वो कोई तोहफा नहीं होता। बिल्कुल सही बात है, तो देना चाहिए ना, जहाँ जहाँ जिसकी हुकूमत है वहाँ वो तोहफे दें ना अपने लोगों को, और मीरपुर खास को भी दें, कश्मीर को भी दें, हैदराबाद को भी दें, सबको दें, हमें खुशी होगी। लेकिन मुझे अफसोस ये होता है कि पंजाब में कोई जो है वो प्रोग्राम हो तब रोना धोना शुरू हो जाता है, कश्मीर के लोगों का भला करने की कोशिश करें तब रोना धोना शुरू हो जाता है। आज पंजाब में अल्हम्दुलिल्लाह 69% लिटरेसी रेट है और सिंध में 58% क्यों है। काश वो क्राइम रेट पे गुफ्तगू करते, वो बताते कि सिंध के कच्चे के एरिया में क्या हो रहा है और कैसे हमारी चीफ मिनिस्टर ने हमारे कच्चे के एरिया में अमन कायम किया। आकाश वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में बात करते हैं, क्या वहाँ पे 1.25 लाख बच्चे कराची की और सिंध की यूनिवर्सिटीज के अंदर होनहार स्कॉलरशिप पे पढ़ रहे हैं। क्या गिलगित बल्तिस्तान में आपको बताएं कि इलेक्शन के फौरी बाद दोनों जमातों ने एक दूसरे के खिलाफ लफ्जी हमलों का सिलसिला बंद कर दिया। अब जैसे ही इलेक्शन ख़त्म हुए और किसी सियासी खींचातानी के बगैर पीपल्स पार्टी को वहाँ हुकूमत वहाँ की कैंपेन भी इतनी एग्रेसिव नहीं थी बाय द वे, मगर आज़ाद कश्मीर में सिचुएशन बिल्कुल मुख्तलिफ है। अभी पहला फेज़ हुआ है, शदीद इल्ज़ामात लग रहे हैं, कैंपेन भी बहुत ज़्यादा एग्रेसिव थी, शदीद इल्ज़ामात का तबादला था दोनों अतराफ से। यहाँ सियासी तनाज़ात को हल करने में मामला ज़रा ऐसा लग रहा है कि उलझा हुआ है, बिल्कुल अप्रोच मुख्तलिफ है दोनों जमातों की। यही वजह है कि यहाँ सियासी बयानात में तलखी मामूल से ज़्यादा आ गई है और नूरा कुश्ती से ज़रा आगे की चीज़ ये दिखाई दे रहा है। नूरा कुश्ती उस दिन कह रहे थे ना, which meant कि बस just you know fighting for the sake of fighting. Remember we asked you to tell us who Noora is. Who Noora is? Noora हमें सिर्फ नूरा का हमें बता दिया, हमें भी पता है कि नूरे का मतलब क्या होता है, नूरा का मतलब क्या होता है, लेकिन how did this term originate? Yeah, and why Noora? Why did Noora get the honor of getting? Was the question? Maybe it must have been a पहलवान in the old days और उसका ये ट्रेंड होगा कि ये लिटरली हम स्पेकुलेट कर रहे हैं, हमें नहीं पता नूरा कोई पहलवान था कि नहीं था। इन एनी केस हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट हमारे साथ हैं, राना अंसर इज विद अस, ज्वाइन कर रहे हैं, और राना अंसर जो हैं वो मुसलसल सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं, अपडेट भी कर रहे हैं। राना अंसर, आज की सूरत हाल, आज की सिचुएशन बता दीजिए। इंतखाबात का इनेकाद हो गया, नताइज भी आ गए, गैर हतमी गैर सरकारी, एक तो जीतने वाले उम्मीदवारों का बता दीजिए, और उसके बाद हालात मामूल पर आ गए, जश्न मशन मना लिया, कोई अमन अमान का मसला तो पैदा नहीं हुआ उसके बाद। अरे देखिए, अब्दुल्ला हुमा आज़ाद कश्मीर कानून साज असम्बली के ये जो पहले मरहले के इंतखाबात हुए हैं भिम्बर ज़िला के, इसमें 3 हलकों पर इंतखाब हुआ है। तीनों हलकों पर इंतखाब मुकम्मल हो गया है। हलका LA7 के जो नताइज अभी तक आए हैं उसमें मुस्लिम लीग नून के जो उम्मीदवार हैं चौधरी तारिक फ़ारूक, उन्हें बरतरी हासिल है, वो जीते हैं, और उनके मद्दे मुकाबल यहाँ आज़ाद उम्मीदवार थे चौधरी अनवारुल हक, वो दूसरे नंबर पर हैं। जो नताइज हमारे पास हैं, जो फिगर सामने है, उसके मुताबिक चौधरी तारिक फ़ारूक ने 37,613 वोट लिए हैं और चौधरी अनवारुल हक ने 25,534 वोट लिए हैं। यहाँ पर अच्छी बात ये कि यहाँ पर लोग निकले हैं अपना वोट डालने के लिए, और वोट डालने की शरह है जो वो बेहतर रही है। 73,520 कुल वोट यहाँ पर कास्ट हुए हैं। हल्का LA5 में बड़ा दिलचस्प मुकाबला हुआ है। यहाँ मुस्लिम लीग नून का जो मुकाबला है वो पीपल्स पार्टी के साथ था। मुस्लिम लीग नून के कर्नल रिटायर्ड वकार नूर हैं और पीपल्स पार्टी के परवेज़ अशरफ हैं। जो वकार नूर हैं, जो गैर सरकारी नताइज अभी तक आए हैं उसके मुताबिक उन्होंने 29,821 वोट लिए हैं, और पीपल्स पार्टी के परवेज़ अशरफ ने 29,100 वोट लिए हैं। 721 वोटों की बढ़तरी है, लेकिन यहाँ पर जो रिजेक्टेड वोट हैं वो 878 हैं, यानी जो बढ़तरी है 721 वोटों की है और रिजेक्टेड वोटों की तादाद 878 है। इसी तरह हल्का LA6 है भिम्बर का, वहाँ पर अभी तक नताइज पूरी तरह से मुकम्मल नहीं हो सके। जो गैर हतमी नताइज आए हैं उसके मुताबिक मुस्लिम लीग नून के जो अब्दुल रज़ाक चौधरी हैं उन्हें बढ़तरी हासिल है। यहाँ पर इस हल्के में नून लीग का मुकाबला IPP के साथ था। इस हल्के में गुज़िश्ता रोज़ हंगामा आराई के वाक़यात रिपोर्ट हुए, जिसके बाद
गुज़िश्ता रात पुलिस ने जो IPP के उम्मीदवार थे अली शान सोनी उन समेत 24 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। उनके खिलाफ दहशत गर्दी के मुकदमात दर्ज किए गए और ये इल्ज़ाम लगाया गया है कि गुज़िश्ता रोज़ जो पोलिंग स्टेशन पर हंगामा आराई हुई, एक पोलिंग स्टेशन को जलाया गया और दूसरे कई पोलिंग स्टेशन पर जाकर पोलिंग अमले और एजेंटों को मारा पीटा गया, बॉक्स छीन लिए गए, वो इल्ज़ामात FIRs में लगाए गए हैं। इस वक्त बिम्बर शहर की सूरत हाल बेहतर है। मुस्लिम लीग नून के कारकुन जश्न मना रहे हैं। गुज़िश्ता रात भी शहर में नून लीग के कारकुनों ने रैली निकाली। नून लीग की तरफ से अभी तक जो नताइज हैं, तीनों हलकों में क्लीन स्वीप की सूरत हाल है। अब राना तो नून लीग के कारकुन यहाँ पर जश्न मनाते हैं। हालात भी जरा अमन के बने और कुछ सूरत हाल कशीदा भी हुई। नाउ दैट द इलेक्शन इज़ ओवर और नताइज भी आ गए हैं, अब ज़िंदगी क्या मामूल पर आ गई है? दुकानें, कारोबार, लोगों की मामूलात ज़िंदगी सब नॉर्मलाइज हो गया है यहाँ पर या नहीं? और दूसरा ये कि ओवरऑल कैसा टर्न आउट रहा, ये भी बताइएगा। ख़वातीन की पार्टिसिपेशन कितने % की बात की जा रही है टर्न आउट की? क्योंकि ज़ाहिर है एक और सियासी जमात PTI जिसका नाम है वो ये कह रहे हैं कि टर्न आउट नहीं अच्छा रहा और अवाम ने इलेक्शन को मुस्तरद कर दिया। अजी अब्दुल्ला, जैसे मैं पहले बता रहा था, एक तो ओवरऑल बताऊं कि बिम्बर ज़िला में अमन व अमान की सूरत हाल दोनों हलकों में LS 5 और 7 में बेहतर रही। सिर्फ एक हलके के चंद पोलिंग स्टेशन पर जो जैसे मैंने बताया नाखुशगवार वाक़यात पेश आए। गर्मी के बावजूद कल एक गर्म दिन था, लोग निकले और शुरू में हमने देखा कि पोलिंग स्टेशन पर रश कम था, लेकिन जैसे जैसे पोलिंग ख़त्म होने का वक्त करीब आता गया लोग अपने घरों से निकले। ख़वातीन सेकेंड हाफ में अपने घरों से निकली और उन्होंने अपना वोट जो है वो इस्तेमाल किया। मैं आपको बिम्बर शहर की अगर मिसाल दूं तो गुज़िश्ता इंतखाबात में 77,900 वोट कास्ट हुए थे और इस इलेक्शन में 73,000 से ज़ायद वोट कास्ट हुए हैं। तो शरह बिम्बर शहर में बेहतर रही है। इसी तरह जो LA 5 है वहाँ पर भी जो टर्न आउट है वो बेहतर रहा है। समानी के हल्के में जहाँ मैंने बताया कि हंगामा आराई को कुछ वाक़यात हुए थे, वहाँ पर आखिरी वक्त जो था वहाँ उस वक्त पोलिंग स्टेशन पर सूरत हाल ऐसी रही कि लड़ाई झगड़ों के बाद लोग घरों से नहीं निकले, लेकिन मजमूई तौर पर लोग घरों से निकले हैं। टर्न आउट जो है वो बेहतर रहा है और लोगों ने अपना हक राय दही इस्तेमाल किया है। ये बड़ी अच्छी बात होगी, बिकॉज हम हमेशा यही कहते हैं कि चाहे जो भी आपकी ग्रीवेंसेस हो, अलायंसेस हो, व्हाटएवर इट इज, वोट ज़ाया नहीं होना चाहिए। सो इट्स गुड टू नो कि लोग निकले। बहुत शुक्रिया राना अंसर फॉर दैट अपडेट। अब अच्छा, सेनेटर राना सनाउल्लाह साहब ने हमें ज्वाइन किया है, मुशीर वज़ीर आज़म बराए सियासी अमूर हैं, और उनसे भी बात कर लेते हैं। कल आपने इनको देखा भी था, जी बड़ा तेज जुमलों का तबादला इन एक्शन। राना साहब गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आपका? राना साहब, कश्मीर इलेक्शन के पहले मरहले में आपकी जानिब से भी बहुत इल्ज़ामात थे और मुखालिफ जमातों की जानिब से भी थे, और इसके बावजूद पोलिंग का अमल जो है वो हुआ। वेरी गुड। तो आपकी नज़र में पोलिंग का प्रोसेस ठीक रहा या यहाँ भी आपको लगा कि धांधली हुई है? व्हाट्स योर टेक ऑन इट? देखिए, पोलिंग का अमल तो बिल्कुल ठीक रहा। दैट वाज फेयर, दैट वाज फ्री, और वहाँ पे एक क्रेडिबल जो है वो एक्सेप्टेबल जो है वो इलेक्शन हुआ है। बाकी जहाँ तक छोटे मोटे झगड़े हैं मासवाई एक वाक़े के, जो वहाँ पे एक ही फैमिली के लोग जो आपस में जो है वो डिवाइडेड थे, वो आधी फैमिली हमारी तरफ थी, आधी दूसरी तरफ थी, तो उनके दरमियान पहले भी एक झगड़ा हुआ और एक हमारे बड़े सीनियर कारकुन मलक आशिक साहब जो है वो शहीद हुए, तो उनके दरमियान दोबारा झगड़ा हो गया। तलखी वहाँ पे मौजूद थी, को मेरा ख्याल है कि वहाँ पे कोई सिक्योरिटी में को थोड़ा बहुत लैप्स हुआ होगा। तो बाकी पोलिंग का अमल जो है वो थ्रू आउट बहुत ठीक रहा। जहाँ कहीं कोई छोटा मोटा वाक़या हुआ, वहाँ की लोकल एडमिनिस्ट्रेशन जो है, चीफ सेक्रेटरी साहब जो हैं, कमिश्नर साहब जो थे, DPO साहब, IG साहब, उन सब ने मिल के जो है वो मामलात को बहुत अच्छे तरीके से जो है वो निभाया। बाकी देखें, जब दो फ्रीक अपना मुकदमा पेश करते हैं अदालत में, तो उसमें फिर हर बात जो है वो की जाती है, अपने मुखालफ की हर कमज़ोरी को उछाला जाता है, यानी सिर्फ बयान नहीं किया जाता बल्कि उछाला जाता है, और अपनी हर अच्छाई को जो है वो शोकेस किया जाता है। तो ये आवाम की अदालत होती है इंतखाब में, तो इसलिए हर फ्रीक अपना मुकदमा जो है वो अपने ज़ोर शोर से पेश करता है। हर आदमी का एक अपना लहजा, अपना तरीक़ाकार होता है। बाज़ औक़ात वहाँ पे को थोड़ा बहुत जो है वो ऊंच नीच भी हो जाती है, तो सियासी लोग जो है या जो सियासी जमातें हैं वो इन चीज़ों को समझती हैं, तो इसलिए इन चीज़ों से कोई इतना परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इलेक्शन जब हो जाएगा, जो फ़ैसला अदालत करेगी, यानी आवाम की अदालत,
वो इंशाल्लाह ताला हम भी एक्सेप्ट करेंगे और पीपल्स पार्टी भी उसको एक्सेप्ट करेगी। आपको जो शिकायत रही हैं इनमें हल्का फुल्का जिक्र ये भी रहा है कि क्योंकि आज़ाद जम्मू कश्मीर में पीपल्स पार्टी की ही हुकूमत है और वज़ीर आज़म है, इसलिए सिस्टम उन्हें सपोर्ट कर रहा था और इसलिए आपने कहा जी हम भी वफाकी वज़रा समेत वहाँ गए, एज़ इन मुस्लिम लीग नून के गए, जिस पे पीपल्स पार्टी ने एतराज़ किया, फिर बसों पे अलग एतराज़ किया। सो क्या इसका मतलब ये समझा जाए कि आप कश्मीर के निज़ाम में भी निगरान हुकूमत का किरदार अब मुस्तकबिल में देखना चाहेंगे आप लोग? क्योंकि कल ही आप शाहजेब साहब के प्रोग्राम में कह रहे थे ना कि वहाँ पे निगरान सेटअप नहीं होता, इनफैक्ट वज़रा इलेक्शन में हिस्सा ले रहे होते हैं। सो डू यू थिंक इट्स टाइम कि ये तरमीम भी की जाए? देखें, ये तो आज़ाद कश्मीर की असम्बली ने फैसला करना है। जिस तरह से वो हमारे एक्शन कमेटी वाले जो है वो खामखा इस ज़िद में पड़े हुए हैं और दुश्मन को मौका दे रहे हैं कि वो इससे जो है वो पाकिस्तान को जो है वो नुकसान पहुंचाए। ये फ़ैसला तो असम्बली का फ़ैसला है। आइन की में अमेंडमेंट जो है वो को हमने बैठ के करनी है किसी कमरे में। तो अगर आज़ाद कश्मीर की असम्बली ये मुनासिब समझे तो हमारी अगर राय वो तलब करे, तो हमारी राय में अगर ये हो जाए, यानी केयर टेकर गवर्नमेंट हो जाए, तो फिर वहाँ पे मिनिस्टर्स नहीं जा सकेंगे। यानी अगर वहाँ पे केयर टेकर गवर्नमेंट होती और वज़ीर आज़म ख़ुद इलेक्शन ना लड़ रहे होते, वज़रा सारे इलेक्शन ना लड़ने होते, तो हम भी नहीं फिर जा सकते थे। तो अब वो इसीलिए हम पे ऊपर एतराज़ नहीं कर सका इलेक्शन कमीशन कि वो तो खुद पूरी हुकूमत जो है वो इलेक्शन लड़ रही है। तो इसलिए अगर ये हो जाए ऐसा, मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा कि हम कोई ये चीज़ इन्फोर्स करने जा रहे हैं। अगर आज़ाद कश्मीर के लोग, उनकी असम्बली जो है वो मुनासिब समझे, तो अगर ऐसा किया जाए तो इससे इलेक्शन के मुनसफाना होने में ज़्यादा जो है वो मदद मिलेगी। और राइट, ये भी बताइएगा राना साहब कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून कश्मीर इलेक्शन मुहिम में तो एक दूसरे पर इल्ज़ामात लगाते रहे और लेकिन कल हमने देखा कि पंजाब में भी पीपल्स पार्टी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की और पंजाब हुकूमत की परफॉर्मेंस पर सख्त सवाल जो हैं वो उठाए। तो आपकी जमात ने ऑब्वियसली उसका एक जवाब भी दिया। क्या ये इशारा है कि कश्मीर इलेक्शन की तलखियाँ अब पंजाब और वफाक तक भी जाएंगी और परहैप्स पहले वाली जो पार्टनरशिप है वो रहना शायद मुमकिन ना रहे या मुश्किल में पड़ जाए? यही जमहूरियत का खासा है कि आप जो है वो एक दूसरे की परफॉर्मेंस का तनकीदी जायज़ा लें। जमहूरियत और नाम किसका है? ये कोई डिक्टेटरशिप तो नहीं है, ना बादशाहत है कि आप बात नहीं कर सकते अपने मुखालफ जमात के ख़िलाफ़ या हुकूमत की कारकर्दगी को का तनकीदी जायज़ा नहीं ले सकते। ये बिल्कुल लेना चाहिए। मीडिया भी तो ले रहा है ना, हर वक्त ले रहा है, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। अगर उन्होंने बात की है, उन्होंने अपना मुद्दा बयान किया है, हमने अपना जवाब दिया है। फ़ैसला अवाम ने करना है, अवाम जो फ़ैसला करेंगे वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए। अच्छा जी, और कह रहे हैं कि यही जमहूरियत का हुस्न है और जो आवाम का फ़ैसला हुआ एक्सेप्टेबल होना चाहिए। अब तो पहला फ़ेज़ है जिसमें आवाम ने अपना फ़ैसला सुनाया है, लेट्स सी बाकी फ़ेज़ेस में क्या होता है। एक और इशू, राना साहब आप हैं ही हमारे साथ मौजूद, तो हम पूछना चाहते हैं आपसे कि सिंध में MQM ने सूबों के लिए, नए सूबों के लिए सिंध में खुसूसी मुहिम शुरू की है। मुस्लिम लीग नून इस मामले में आमतौर पर न्यूट्रली रहती है, ऑल्दो वहाँ पे जनूबी पंजाब वाले सूबे का मामला आपको बताइए कितना पुराना है। क्या इस बार भी आप लोगों का न्यूट्रल रहने का इरादा है या इस मसले पर आप कोई स्टांस लेने का सोच रहे हैं? आप समझते हैं कि इस पे संजीदा काम होना चाहिए? कोई एटलीस्ट आईनी तरमीम तो बड़ी बात की बात है, या उसकी तरफ या कोई बहस शुरू होनी चाहिए? देखें, MQM का एक मुतालबा है और जब हमने PDM की गवर्नमेंट फॉर्म की थी तो उनके साथ वादा किया था। उस वादे में हमारे लीडर मियाँ शहबाज शरीफ साहब भी मौजूद थे और पीपल्स पार्टी के लीडर आसफ अली जरदारी साहब भी मौजूद थे, मैं भी उसमें मौजूद था। तो मेरा ख़्याल है कि उसके ऊपर अगर अमल हो जाए तो शायद ये वो ठीक है। अब वो तंग आमद बजांग आमद की मिसाल वो सूबों की जो है वो मुहिम चलाने पे आमादा हो गए हैं या तैयार हो गए हैं, लेकिन मेरा ख़्याल है कि उसी मुआहदे को जो वहाँ पे उस वक्त लिखा गया था और बड़ा सोच विचार करके उसको ड्राफ्ट किया गया था, अगर उसके ऊपर अमल हो जाए तो उसी से बात बन सकती है। शुक्रिया राना साहब, थैंक यू फॉर इट। एंड इन द मीन टाइम हमें जी नूरा कुश्ती का भी मतलब पता चल गया। तो नूरा कुश्ती से मुराद एक ऐसा नकली या तयशुदा मुकाबला है जिसका नतीजा पहले ही पता। अब उसने नहीं लिखा कि नूरा तो हम भी बता रहे हैं नूरा, प्लीज द रियल नूरा, प्लीज स्टैंड अप, प्लीज स्टैंड।
ओके एक माहौल सा इन्होंने क्रिएट कर दिया, बट लेट्स मूव ऑन बिकॉज वी हैव अदर गेस्ट्स वेटिंग फॉर अस। पाकिस्तान की मारूफ, टॉक अबाउट सम अदर अकम्प्लिश्ड वुमेन ऑफ पाकिस्तान। पाकिस्तान की मारूफ माहिर नफ्सियात डॉक्टर आयशा मियाँ को बच्चों और नौजवानों की जहनी सेहत की आलमी तंजीम जिसका नाम है इंटरनेशनल एसोसिएशन फॉर चाइल्ड एंड एडोलेसेंट साइकाइट्री एंड एलाइड प्रोफेशंस, यस, उसका सदर मुंतखब कर दिया। सो शी इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ दिस एसोसिएशन। डॉक्टर आयशा मियाँ जो हैं वो 2030 तक तंजीम की सदारत का ओहदा संभालेंगी। अच्छा, और इस पाकिस्तान तंजीम के की लिए एक हिस्ट्री है, ये पाकिस्तान के लिए, पाकिस्तानी ख़वातीन के लिए, पाकिस्तानियों के लिए बड़े एजाज़ की बात है। डॉक्टर आयशा मियाँ 1937 में कायम होने वाली इस आलमी तंजीम की सरबराही करने वाली ना सिर्फ पहली पाकिस्तानी हैं बल्कि पहली जनूब एशियाई डॉक्टर भी हैं। साउथ एशियन रीजन से कोई पहली डॉक्टर हैं जो इस तंजीम की प्रेसिडेंट बनी हैं। सो डॉक्टर आयशा मियाँ की तकर्री बिलाशुबा आलमी सतह पर पाकिस्तान की नफ्सियाती और तिब्बी शोबे में आला महारतों और सलाहियतों का एतराफ़ भी है एट द सेम टाइम। डॉक्टर आयशा मियाँ आखान यूनिवर्सिटी से आपको पता है ग्रेजुएट हैं, उसके बाद अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ टेक्सास और फिर दीगर इन्होंने इदारों में और कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी। देखिए, हमें ये अच्छी बात लगती है कि जब हमारे कुछ ऐसे इश्यूज अराइज किए हैं और हमने बात करनी थी, बिकॉज इट्स अ वेरी टेक्निकल सब्जेक्ट टू अंडरस्टैंड एंड हाउ टू डील विद मेंटल हेल्थ इश्यूज एज वेल। इनका एक इदारा भी है जो पार्ट ऑफ आवर शो मेनी टाइम्स ज़हनी सेहत से मुताल्लिक आगाही के लिए। अच्छा जी, हम डॉक्टर आयशा मियाँ ने जी हमें ज्वाइन कर लिया है और प्रेसिडेंट IACAPAP जिसका हमने आपको मतलब बता दिया है। डॉक्टर आयशा, कांग्रेचुलेशंस, हाउ आर यू डूइंग और हाउ डू यू फील? बहुत मेजर एजाज़ है ये आपके लिए। जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, थैंक यू सो मच। यू नो यू ऑल, आई नो आप लोगों के प्रोग्राम का आई हैव बीन पार्ट ऑफ दिस, जो जियो के थ्रू भी जो हम बहुत अरसे से कोशिश कर रहे हैं कि चाइल्ड मेंटल हेल्थ, यूथ मेंटल हेल्थ को लेके इफ़ वी कैन जस्ट यू नो कंटिन्यू द अवेयरनेस एंड एडवोकेसी। This is really a big honor. I think it's nice. It's a big responsibility, as well as I keep telling everyone कि ठीक है ये हो तो गया है, and IACAPAP, which is the Global Association of Child and Youth Mental Health, सबसे बड़ी organization है। इसके 90 years में this is the first time that we have a South Asian, we have someone from a Muslim country, you know, second time there's a woman leader. Anyways, but I think that it puts हमारा region, हमारा मुल्क, हमारा space, हमारे बच्चे, हमारी youth on the map. So I think from that perspective, डॉक्टर साहब अगर हमें बता सकें कि अगर डॉक्टर साहब अगर आप हमें बता सकें कि इस तंजीम का प्राइमरी मकसद क्या है? ज़ाहिर है दुनिया भर में जो साइकियाट्री के शोबे से वाबस्ता प्रोफेशनल्स हैं उनको तो आई एम श्योर कनेक्ट करती ही होगी, लेकिन क्या नई रिसर्च, डेवलपमेंट, जिद्दत, ये तरीक़े भी शेयर होते हैं? फिर पेशेंट केयर से मुताल्लिक क्या इसमें कोई किरदार है इस तंजीम का? जी बिल्कुल। सो दिस ये जो तंजीम है इसके अगेन जैसे मल्टीपल ऑर्गेनाइजेशंस के होते हैं, द बिगेस्ट थिंग इज एडवोकेसी, कि किस तरीके से हम यूथ मेंटल हेल्थ को एडवोकेट कर सकें टू द राइट पीपल, टू द पॉलिसी पीपल। और हर मुल्क की जो चाइल्ड मेंटल हेल्थ या यूथ मेंटल हेल्थ की एसोसिएशंस हैं वो इस तंजीम की मेंबर हैं। सो वी बेसिकली हेल्प सारी कंट्रीज, ग्लोबल जितने भी हमारी मेंबर कंट्रीज हैं, कि वो किस तरीके से अपने गवर्नमेंट के साथ लेवरेज करके पॉलिसी पे काम कर सकते हैं, सो दैट एट अ लार्जर लेवल, एट अ सिस्टम्स लेवल जो है हम वेदर इट्स क्लिनिकल वर्क, वेदर इट्स ट्रेनिंग, कैपेसिटी बिल्डिंग, रिसर्च, जिस तरीके से भी हम प्रमोट कर सकें, जिस तरीके से भी हम सपोर्ट कर सकें। एंड अपने इस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन तंजीम के अपने भी बहुत सारे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं, ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं जिसको किसी भी तरीके से इस्तेमाल करने हैं, एंड अ लॉट ऑफ देम आर फ्री एक्चुअली फॉर पीपल ऑल अराउंड द वर्ल्ड जो कि यूथ मेंटल हेल्थ और चाइल्ड मेंटल हेल्थ के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। डॉक्टर आयशा, हमें लगता है कि इतने सालों से ऑल्दो अब मेंटल हेल्थ जो है उस पर बात भी होती है, इट्स समथिंग दैट इज नॉट शुडंट बी न्यू टू एनीबडी एल्स, क्योंकि दुनिया ने इस पे काफ़ी बातचीत करना शुरू कर दी है और बच्चों से ही बात का आगाज़ भी, इन द सेंस कि वहीं अगर मेंटल हेल्थ इश्यूज अगर पकड़े जाएँ और उनको रिजॉल्व किया जा सकता है, वन कैन हैव अ चांस एट अ बेटर लाइफ। हाउ डू यू थिंक कि आपकी नई पोजीशन जो है
वो इस पे ज़रा ज़्यादा रोशनी डालेगी। पाकिस्तान में मेंटल इमोशनल हेल्थ की इम्पोर्टेंस जो है उस पे ज़रा ज़्यादा रोशनी आएगी। बहुत पीछे हैं। हाँ, वी आर फार बिहाइंड। हम तो कहीं है ही नहीं इस दौर। बिल्कुल बिल्कुल। सो हमारा तो पीछे इस सेंस में है कि हमारे रिसोर्सेज भी बहुत कम है, ह्यूमन रिसोर्स बहुत कम है। अभी भी हमने प्रोग्राम भी शुरू किया, ट्रेनिंग प्रोग्राम्स 2-3 अब हो गए। उसके बावजूद अंडर 10 चाइल्ड साइकियाट्रिस्ट्स हैं, चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट ट्रेंड, फुली ट्रेंड तो शायद एक आध भी नहीं है। तो फ्रॉम दैट पर्सपेक्टिव हमारे पास एक्चुअली ह्यूमन रिसोर्स कम है, लेकिन व्हाट दिस डज इज कि इट हेल्प्स अस लेवरेज गवर्नमेंट के साथ, पॉलिसी मेकर्स के साथ, हमारे बिग ऑर्गेनाइजेशंस, हमारे बड़े एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स के साथ कि इफ़ वी कैन पार्टनर याकअप ऐप के स्पेस से आपके साथ, उन ऑर्गेनाइजेशंस के साथ कि अपने अपने इदारों में अगर हर कोई यूथ मेंटल हेल्थ को इंटीग्रेट करना शुरू कर दे, आपके चाइल्ड मेंटल हेल्थ तो हर जगह कट अक्रॉस करती है, वेदर इट्स कि अगर हम ओबीजीएन मटर्नल केयर की बात कर रहे हैं, या हम एजुकेशन की बात कर रहे हैं, या हम चाइल्ड अब्यूज की बात कर रहे हैं, या हम किसी भी चीज़ की बात कहीं पे भी आप करें तो अगर एंड द बिग इशू ऑल्सो ऑफ कोर्स इज कि मोस्ट साइकियाट्रिक इलनेसेस जो कि मैं हर एक को बता रही होती हूँ, उनका जो एटलीस्ट 70% ऑफ साइकियाट्रिक इलनेसेस स्टार्ट एट द एज ऑफ 15 और 16। तो अगर किसी को होनी होती है जेनेटिकली किसी के अंदर है तो दैट इज द फर्स्ट टाइम दे विल शो अप। तो जितना जल्दी हम इस चीज को पकड़ सकते हैं, कर सकते हैं, तो एटलीस्ट वी कैन गिव पीपल अ बेटर क्वालिटी। और ये वो एजेस हैं जिसमें इस एज में तो बड़ा मुश्किल है बच्चों को भी पकड़ना। मुश्किल भी है होगा, लेकिन इस एज में कोई मानता भी नहीं है। पेरेंट्स वगैरह जब 15-16 साल के बच्चों को कोई इश्यूज हो तो उनको हमेशा यही लगता है कि बहानेबाजियां हैं, या फिर जिद्दी इनकी नेचर है, या इनके अपनी नेचर की और एस्पेक्ट सामने आ रहे हैं। मतलब हर चीज का एक लेबल कर दिया। डॉक्टर आयशा, आपको लगता है ये सोच बदल रही है अब आहिस्ता आहिस्ता? ऑल्दो हमें पाकिस्तान में देखते हुए तो उस तरह नहीं नजर आता। मेरी because I'm always a hopeful person, optimist person, so I feel कि नहीं, जब मैं आई थी यहाँ पे पाकिस्तान वापस 2013 में और अब बहुत ज़मीन आसमान का फ़र्क है। द गुड थिंग इज़ कि यंग पीपल आर पिकिंग इट अप। तो बच्चे खुद टीनेजर्स जो हैं अपने माँ बाप को पुश करना शुरू कर देते हैं, नच करना शुरू कर देते हैं। बट जो आपने बात की कि मैं हर वक्त अपने क्लिनिक में देख रही होती हूँ कि बच्चे आके बोलेंगे कि हम पिछले 5-6 साल से अपने पेरेंट्स को बोल रहे हैं कि हमें थेरेपिस्ट के पास ले जाएं, हमें किसी को दिखा दें, कुछ ठीक नहीं है। बट पेरेंट्स कीप सेइंग कि नहीं, एवरीथिंग इज ओके, मतलब ये कर लो, वो कर लो, व्हाटएवर। देखिए, सबको नजर आ रहा होता है, पेरेंट्स का अपना डिनाइल भी चल रहा होता है कि नहीं, हमारे बच्चों को कुछ नहीं हो सकता, उनको भी थेरेपी की जरूरत है। हमें अगर आज आप हमारे साथ हैं तो मुख्तसरन बता दें। 15-16 साल के बच्चों की बात हो रही है, एकदम मेरे जहन में बहुत सारी एग्जांपल्स आना शुरू हो गई जहां बच्चों ने सोशल आइसोलेशन उस जमाने में शुरू की और अब वो अडल्ट्स हैं लेकिन बिल्कुल ही सोशली आइसोलेटेड अडल्ट्स हैं। सो क्या साइंस है? क्योंकि उस वहां पे जब बच्चे नहीं निकल रहे होते कमरों से बाहर तो वालिदैन कह रहे होते हैं भाई एग्जाम होने वाले हैं, मैट्रिक के हों, लेवल के हों, कोई भी हो, कि पढ़ रहे हैं। अब ये जाहिर है एग्जाम्स का प्रेशर भी होता है, लेकिन बच्चा अगर बिल्कुल कट ऑफ हो गया है 14-15 साल की उम्र में, तो इज दैट अ साइन? What I tell parents, and हर एक को मैं जब ये चीज समझा रही होती हूँ कि वी हैव टू लुक फॉर कि जब बच्चे की किसी भी जो भी उनकी आदत है उसमें कोई चेंज अगर आए, तो अगर बच्चा जो है क्लास में A ग्रेड ले रहा था और अब C आ रहा है, या C ले रहा था और अब फेल हो रहा है, या फिर बहुत ज़्यादा आउटगोइंग था और अब कंप्लीटली आइसोलेट हो गया, या फिर पहले बिल्कुल क्वाइट बच्चा था और अब सडनली जो है हर वक्त कहता है कि मुझे दोस्तों में ही रहना है या बाहर ही रहना है। तो व्हेनेवर देयर इज अ चेंज, या अगर इरिटेबिलिटी, चिड़चिड़ापन, गुस्सा, नॉट वांटिंग टू एंगेज, ये सारी चीजें बच्चों में आनी शुरू करती हैं। तो मकसद ये नहीं है कि हर चीज एक जहनी मर्ज है, बट उसको अटेंशन की जरूरत है, उसको अटेंशन की जरूरत है पेरेंट्स से, उसको अटेंशन की जरूरत है टीचर्स से, उसको अटेंशन की जरूरत है कि आप किसी थेरेपिस्ट को दिखा दें या किसी को भी दिखा दें कि कि कुछ ठीक नहीं है, और व्हाटएवर दैट इज, अगर हम उसको वहीं पे मैनेज कर लें, पकड़ लें, उसका शनाख्त कर लें, तशखीस कर लें, तो आई थिंक इट्स वी कैन रियली बेसिकली इग्नोर ना करें, मतलब थोड़ा सा विजिलेंट रहें अपने बच्चों के मामले में, और थोड़ा सा अपनी इंस्टिंक्ट भी यूज करें अगर आपको लग रहा है।
बिल्कुल, लेकिन हुमा मैं बार बार ये भी कहती हूँ ना कि देखिए एक तो साइकाइट्रिस्ट से भी ना डर है ना। मैं साइकाइट्रिस्ट में बार बार हर एक जगह रेडियो पे भी आ जाती हूँ, टीवी पे भी आ जाती हूँ, सोशल मीडिया पे। आई टेल पीपल कि देखो हम जैसे लगते हैं, मेरे जैसे लगते हैं, वी आर नॉट लाइक स्कैरी पीपल, वी आर नॉट गोइंग टू पुट सारे बच्चों को दवा पे, वी आर नॉट गोइंग टू। मैं वैसे ही मेडिकल स्कूल गई हूँ जैसे आपके बाकी दूसरे डॉक्टर्स मेडिकल स्कूल गए हैं। सो यू नो इट्स इम्पोर्टेंट कि स्टिग्मा खत्म हो कि पता नहीं क्या हो जाएगा अगर हमने साइकाइट्रिस्ट को दिखा दिया, या अगर ये कह लिया कि जहनी मर्ज है। किसी को लंग्स का मर्ज होता है, किसी को स्किन का होता है, किसी को ब्रेन का होता है। इट्स नॉट दैट बिग अ डील, इट्स लाइक एनी अदर इलनेस। डॉक्टर आयशा, एट द एंड ऑफ द डे कोई भी नई चीज होगी तो लोग थोड़े से रिलक्टेंट होते हैं, और खास तौर पे अगर अपनी कोई रिसर्च वगैरह ना की हो तो ये बिल्कुल ही एक और ही सब्जेक्ट लगता है, और लगता है हमसे कोई कनेक्शन नहीं है, हमारा कोई लेना देना नहीं। यू नो ऑफ्टन टॉक अबाउट इट आपके साथ, दीगर लोगों के साथ, तो दिस इज आल्सो वी हैव कम अ लॉन्ग वे। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड कांग्रेचुलेशंस वंस अगेन, दैट्स ऑल वी हैव। जबरदस्त। अच्छा, हमने वैसे तो उनसे बात कर रहे थे, लेकिन साथ ही आपको याद दिला दें कि दिस इज अ टॉपिक, सब्जेक्ट, मतलब इट अफेक्ट्स ऑल ऑफ अस, और इसमें थोड़ी सी अपनी भी आप रिसर्च कर लें ताकि एटलीस्ट वो खौफ का एलिमेंट जो है वो जरूर तो निकल जाए। रिसर्च करना, पता है, ये जब से एआई मॉडल्स आए ना, चैट जीपीटी हो, जेमिनी हो, इतना आसान हो गया है। आप उर्दू में वर्बली पूछ सकते हैं सवाल और आपको वर्बली जवाब मिलता है। लिटरली आपको जिस ज़बान में जिस तरह समझ आएगी वो समझाने को तैयार है। ओके, वी Got to move on। अमेरिका और ईरान के दरमियान किसी बाज़ाब्ता जंग बंदी के ऐलान के बगैर अभी तक जंग में वक्फा बरकरार है। आपको पता है ना, पिछले 3-4 दिन हो गए हैं अब, और इतलात हैं कि इस वक्फे को मुस्तकिल अमन में बदलने के लिए सालों की कोशिशें जारी हैं, लेकिन ये कोशिशें कितनी कामयाब होंगी यकीनी तौर पर अब भी कुछ कहना बहुत मुश्किल है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि वाशिंगटन और तेहरान के दरमियान बहुत दोस्ताना बातचीत है जारी, ताहम उन्होंने वाज़ेह कर दिया कि वो तवील मुज़ाकरात के लिए तैयार नहीं है, जबकि तेहरान का कहना है कि बिल्कुल जी हम तो नहीं ऐसा कुछ कर रहे हैं। अमरीका जंग से निकलने का रास्ता तलाश करने में मुश्किल का शिकार है। दूसरी जानिब इसराइली वज़ीर आज़म बेंजामिन नेतन्याहू वाशिंगटन पहुँच गए हैं, और ये जब से डोनाल्ड ट्रंप ने ओहदा संभाला, आई गेस 8वीं दफ़ा ये मुलाकात करने जा रहे हैं। देखिए, ये जंग जब से शुरू हुई है उस दौरान में तो शायद पहली दफा। अच्छा, एक और भी है उधर कैस्पियन सी में, जो यूक्रेन पे ईरान की तरफ से इल्ज़ाम लगाया गया कि उसने उसके वेसल को नुकसान पहुंचाया, जिसके नतीजे में एक ईरानी की जान भी गई, वो एक अलग मामला है। सो कितनी चीज़ें इससे अब रिलेट हो पूछ लेते हैं। हमारे गेस्ट हमारे साथ हैं डॉक्टर जफर नवाज जसपाल साहब, वाइस चांसलर QA। डॉक्टर साहब, अब 3-4 दिनों से ज़रा थोड़ा सा अमन की सिचुएशन है, उससे पहले आपको पता है 13 दिन लगातार जो थी बमबारी हो रही थी, अटैक्स हो रहे थे। व्हाई शुड वी हैव फेथ कि अब ये अमन जो है ये एक्चुअली मुस्तकिल ही रहेगा और दोबारा से कोई एडवेंचरिज्म नहीं होगी? हमें ज़्यादा उम्मीद नहीं लगानी चाहिए इस चीज़ से, क्योंकि एडवेंचरिज्म तो हर वक्त हो रहा है और इसमें एक पार्टी इन्वॉल्व नहीं है, 2 पार्टीज इन्वॉल्व नहीं है, इसमें मल्टीपल पार्टीज का इंटरेस्ट है। मगर इसके ऊपर आप कह सकते हैं कि थोड़ा बहुत आप उम्मीद लगी है कि जब नेतन्याहू वहाँ पे जाएगा तो वहाँ पे क्या बात होती है, क्योंकि अमेरिकन ने कोशिश करनी है कि उसको कन्विंस करने के लिए कि वो लेबनान में जो है वो अमन लेके आए या अपने स्ट्राइक्स रोके, जो उसके लिए मुश्किल होगा, क्योंकि उसने 27 अक्टूबर को जो इलेक्शन लड़ना है उसमें उसकी एक ही डिलीवरेंस होगी कि मैंने जो एग्जिस्टेंशियल थ्रेट्स थे इसराइल को, हमास और हजबुल्ला, वो ख़त्म कर दी है। अगर वो आज रोक लेता है, नेगोशिएशंस में चला जाता है, तो अब ऑटोमेटिकली ये प्रोलॉन्ग पीस हो जाएगा, क्योंकि इसका इम्पैक्ट ईरान पे भी होगा। आपको मालूम है कि अभी ईरानी लीडर ने कहा है कैटेगोरिकली कि इस जंग की रुकावट उस वक्त मुकम्मल होगी, या ये पीस ट्रूस जो है ये परमानेंट पीस में उस वक्त ट्रांसफ़र होगा जिस वक्त आप लेबनान में अमन लेके आएंगे। अच्छा, अब जाहिर है ये तो बड़ी पुरानी शर्त है जो चली चली आ रही है। फिर दूसरी तरफ इसी दौरान बाबुल मंदब वाला जो मामला शुरू हुआ, रेड सी में हुसियों ने हमले करना शुरू कर दिए, वहाँ एक महाज गर्म हो गया, वहाँ से तेल की सप्लाई मुतासर होने का एक नया ख़तरा दुनिया के सामने आ गया। पहले ही आपको पता है क्या ऑयल सप्लाईज का हाल हुआ और उसके नतीजे में प्राइसेस का। फिर यूक्रेन पे जो ईरान की तरफ से इल्ज़ाम लगाया, सो ये बड़ा मल्टी प्रोंग्ड इशू नहीं बन गया है? देखिए, जिस वक्त इस तरह की वॉर शुरू होती है, ख़ास तौर पे जब सुपर पावर या ग्रेट पावर आती है और उसके साथ रिटेलिएशन में एसिमेट्रिकल स्ट्रैटेजी अडॉप्ट की जाती है और उसके मुख्तलिफ जगहों पे उसको हिट किया जाता है, तो ये यूक्रेन में जो ईरान पर किया गया, तो ईरान को एक इंडिकेटर भी दिया गया कि अगर आप स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में दुनिया को डिस्टर्ब करेंगे तो आपकी भी ट्रेड कहीं भी सेफ नहीं होगी। यूक्रेन, आप कहीं भी आपका शिप जाएगा उसके ऊपर भी टारगेटिंग हो सकती है, तो ये एक सिग्नलिंग भी हो सकती है। और
दूसरी तरफ आपको मालूम ही है कि जो इसराइल जो ईरानियन ड्रोन्स हैं वो यूक्रेन के अगेंस्ट बहुत ज़्यादा यूज़ हुए हैं, और यूक्रेन तो ईरान और रशिया को अलाय समझता है, जो गो के रशिया डायरेक्टली इस वॉर में इन्वॉल्व नहीं हो रहा। तो ये इस तरीके से जब ये चीज़ें फैलेंगी तो ये फिर ज़्यादा नुकसानदेह होगी। बाकी आपने जो कहा कि स्ट्रेट ऑफ मंदेब, ये बड़ा चैलेंजिंग है, और ये पहले दिन से हमें मालूम था कि जिस वक्त भी यहाँ पे स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को ये कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे ईरानियन, तो उसका रिप्ले आपको नजर आएगा स्ट्रेट ऑफ मंदेब में। मगर अब देखना यह है कि इसको अगर रोका जाता है और जंग को ये ट्रूस दोबारा, अभी पाकिस्तान एक्टिव है, चाइना ने भी पाकिस्तान को सपोर्ट किया और बाकी कंट्रीज भी, तो ये आगे ना फैले तो बेहतर है। अगर आगे फैलेगी तो फिर इसको मजीद इसके नुकसानात बढ़ेंगे। अच्छा डॉक्टर ज़फ़र, ये भी बताइएगा कि अब माना कि ये हुरमुज़ पे भी लड़ाइयाँ हो रही हैं, ओवीसी जंग का अब तो मेन पॉइंट जो है वो हुरमुज़ ही रह गया और अब मंदब भी बीच में आ गया। ऑल्दो इसमें अगर आप कोई डेटा देखें बिटवीन जुलाई 24 एंड 26, अभी 2-4 दिन पहले की बात है, हुरमुज़ में से भी 29 वेरीफाइड क्रॉसिंग्स हुई हैं शिप्स की, और बाबल मंदब में तो 100 के करीब कोई क्रॉसिंग्स हुई हैं। सो इट इज़ ओपन ऑल्सो एंड क्लोज्ड ऑल्सो, मतलब कौन रिस्क ले जाने का कौन ना ले, ये थोड़ा सा कंफ्यूजिंग है। जब जंग हो रही थी तो 6 तक आ गया था ये। जी बिल्कुल, लेकिन अब तो लगता है कि आना जाना लगा हुआ है। देखिए, इसमें रिस्क तो कहीं ले सकते हैं। जिस तरह आपको मालूम है कि पाकिस्तान ने बड़ा कैटेगोरिकली हमारे फॉरेन ऑफिसर ने कहा कि हमारे अगर इंटरेस्ट को हिट किया हूथीज में तो ये उनके लिए बेहतर नहीं होगा। ईरानियंस भी हमारे शिप्स को या इस तरह के उनके अलायंस की शिप्स को वो कंप्रोमाइज़ कर रहे होंगे उनके ट्रैवलिंग पे। मगर एक चीज़ आपको जहन में रखनी चाहिए, शिपिंग इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा जो चैलेंज होता है वो इनकी इंश्योरेंस का होता है, और इंश्योरेंस कंपनियाँ बैठी हुई यूरोप में, और वो तो एक धमाका हो जाए तो अपने इंश्योरेंस रेट्स जो है बढ़ा देते हैं। तो इसलिए ये जो शिपिंग जिन्होंने क्रॉस भी किया है उन शिप्स के लिए भी ये कोई प्रॉफिटेबल क्रॉसिंग नहीं होगी, मजबूरी में उन्होंने किया है। तो लिहाजा वो जिस तरह चाहे बंद हो या खुला हो, अगर नॉर्मलाइज चीज़ें नहीं होंगी तो ये शिपिंग जो है, जो आपने भी जो मुझे फिगर्स दिए हैं, उन शिप्स को या उनके ऑनर्स को उससे ज़्यादा कॉस्ट पड़ गई है, जितने इससे बेहतर है कि वो खड़े रखें। इसीलिए अगर आपको याद होगा कि कोविड के दौर में भी जब शिपिंग इंडस्ट्री को बहुत धचका लगा, और इस जंग से भी लग रहा है। Dr. Zafar Nawaz Jaspal, thank you so much for your time, and this is where we stand vis-a-vis the Iran-US. अब ये हम वॉर ही कह रहे हैं अभी, क्योंकि 4 दिन की छुट्टी में हम ये नहीं है कि वॉर ख़त्म हो गई हो, because we don't know what's happening over there. अच्छा जी, आगे बढ़े। अच्छा, खुशखबरी है, अगर पहले घंटे में आपको नहीं मिली थी, आपने हमें नहीं ज्वाइन किया था, तो खुशखबरी ये है कि पेट्रोल पूरा 1 रुपया कम हो गया है पेट्रोल प्राइस। क्या 1 रुपया 100 पैसा 100 पैसा 1 रुपया नहीं बताया, नहीं समझ नहीं आ रही ना, मतलब दिल हिल गया है। आई नो हाउ कुड दे इवन डू दिस। इतनी खुशी तो बहुत अरसे में नहीं बर्दाश्त हो रही है, इसलिए हम अगली बात पे चले जाते हैं, छोड़ो सब कुछ। अच्छा जी, मुल्क में नए सूबे बनाने की बातें भी हो रही हैं। मुतालबात वैसे कोई नए नहीं हैं, हर कुछ अरसे बाद मुल्क में इस मुतालबे की गूंज सुनाई देती है। ज़्यादातर सियासी इसके मकासद होते हैं। MQM की तरफ से एक बार फिर नए इंतज़ामी यूनिट बनाने का मुतालबा अब जोर पकड़ रहा है। मुतालबात मनवाने के लिए MQM सड़कों पर आने और भरपूर सियासी और आइनी जद्दोजहद का ऐलान कर रही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस हो या अवामी जलसे हों, MQM के रहनुमा मुल्क भर में नए इंतज़ामी यूनिट्स बनाने को नागुज़ीर करार दे रहे हैं। MQM के सीनियर रहनुमा और वफाकी वज़ीर सेहत मुस्तफ़ा कमाल ने हफ्ते को कराची में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनका कहना था कि 18 साल से सिंध पर हुकूमत करने वालों ने कराची को रहने के काबिल नहीं छोड़ा। हुक्मरान वसाइल आवाम तक मुंतकिल होने नहीं देते और नए सूबे बनाए बगैर ये निज़ाम ठीक नहीं होगा। आज जो है वो रियासत के तमाम प्लग उनको उनके पास भी अब इस मसले का कोई और हल नजर नहीं आता कि मुल्क इस निज़ाम के तहत नहीं चल सकता, ना चल रहा है ना नहीं इस निज़ाम में तो ऐसे ही करप्ट लोग ही आएंगे। इसको डिवॉल्व करने की जरूरत है, इसको और सूबे बनाने की जरूरत है, इसको आइडियल किस्म के लोकल गवर्नमेंट का निज़ाम लाने की जरूरत है, और इख्तियारात और वसाइल जो कि लोगों को आके उनके डोर स्टेप पर लेकर जाने की जरूरत है। MQM इसकी हमेशा से MQM इसमें हरावल दस्ते का हमेशा काम किया है। हम ही ने ये तहरीक पेश की है, हम ही ने आईनी तहरीक पेश की है, और इंशाअल्लाह ताला अब हम इसे लीड करेंगे और अब हम इसे सड़कों पर लेकर आएंगे।
अच्छा जी, चेयरमैन MQM खालिद मकबूल सिद्दीकी ने मीरपुर खास में जलसे से खिताब में पीपल्स पार्टी पर नस्ल परस्त जमात का इल्ज़ाम लगाया और उनका कहना था कि सिंध में मसनूई अक्सरियत के दावेदार हुकूमत काबिज़ है, शहरी सिंध को तमाम हकूक़ से महरूम कर दिया गया है और मगर अब ये निज़ाम नहीं चलेगा। एक दफ़ा कहा था वैसे उन्होंने, आपने 2 दफ़ा, मैंने 2 दफ़ा कहा है। सिंध में एक मसनूई अक्सरियत रखने वाली लिसानी जमात, नस्ल परस्त जमात की हुक्मरानी है। इससे बड़ा पाकिस्तान के लिए कोई खतरा नहीं। MQM जैसी जमातें जिनकी जड़ें आवाम के अंदर नहीं, आवाम के दिलों में हो, उससे बातचीत किए बगैर कोई ताकत, कोई ऑपरेशन, कोई जुल्म वो नतीजा नहीं दे पाएगा। क्या कराची पे कब्जा कर लिया? वसाइल पे कर सके हो, दिलों पे नहीं किया। दिलों की भड़ास निकलेगी तो वसाइल का भी पता लग जाएगा। पीपल्स पार्टी पंजाब समेत दीगर सूबों में तो नए सूबे बनाने की हामी रही है, खासतौर पर पंजाब में, लेकिन सिंध के मामले में इसका मौक़िफ़ बड़ा वाज़ेह है और 2 टोक है और वो कंसिस्टेंट रहा है कि सिंध की तकसीम पर बात ही नहीं हो सकती है। वज़ीर बल्दियात सिंध नासिर हुसैन शाह ने MQM की जानिब से नए सूबे के मुतालबे पर पीपल्स पार्टी का वही मौक़िफ़ दोहराया। सिंध की तकसीम भी नहीं होगी और हमारे ये दोस्त शोशे छोड़ देते हैं और उनकी बातों को हम सीरियस नहीं लेते। आपने देखा कि वो सिर्फ इल्ज़ामात दर इल्ज़ामात ही आते हैं। यहाँ पे काम भी हो रहा है, इश्यूज़ अपनी जगह पे ज़रूर हैं। हम ये ज़रूर रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमेशा वफाकी हुकूमत में रहे हैं, वहाँ से कभी उन्होंने कोई प्रोजेक्ट बताएं जो यहाँ पे लाए हों। 18वीं तरमीम और NFC अवार्ड कहने के बाद कहा जाता है कि जी ये सारी सूबे की ज़िम्मेदारी है। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी ज़िम्मेदारी है और हम अपना काम कर रहे हैं। अच्छा, साथ ही आपको बता दें कि सियासी मुखालफिन का इल्ज़ाम हमेशा से ये रहा है कि मुत्तहिदा हमेशा इक़्तिदार में रहना पसंद करती है और आज भी जिस निज़ाम के ख़िलाफ़ बोल रही है उसी निज़ाम के तहत वफाक में वजारतों के मज़े भी ले रही है। बेसिकली उनका ये कहना था और नए सूबे का नारा महज सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए लगाया जाता है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने तो पिछले दिन ये तक कह दिया था कि अगर वफाकी हुकूमत कराची के मामलात पर MQM की बात नहीं मानती तो वो वजारतें छोड़ क्यों नहीं देते। मतलब बेसिकली ही क्वेश्चन देम, तो आप छोड़ दें फिर। तो ये सब अपनी जगह, मगर कुछ हलकों का ख्याल है कि MQM माजी के मुकाबले में इस बार नए इंतज़ामी यूनिट के लिए ज़्यादा मुतहरक और सरगर्म नज़र आती है और उन्हें लगता है कि शायद इस दफ़ा माहौल उनके हक में जा सकता है। और अगर वाकई इस बार MQM नए इंतज़ामी यूनिट के लिए एहतजाज और जलसे जुलूसों तक जाती है तो सिंध हुकूमत पर प्रेशर तो आएगा। सिर्फ यही नहीं है, फंक्शन लीग ने कराची के बढ़ते मसाइल को सिंध हुकूमत की नाकामी करार दिया है। फंक्शन लीग ने 16 अगस्त को शाहराह कायदीन पर जलसे का ऐलान किया है। आने वाले दिन सिंध हुकूमत के लिए चैलेंजिंग क्या हो सकते हैं साबित, ये तो वक्त बताएगा। इसी पर ज़रा बात करते हैं। सादिया जावेद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, तर्जुमा कैबिनेट की। सादिया साहिबा शुक्रिया। साहिबा, फंक्शन लीग हो MQM हो, अब MQM आपको पता है उसका वोटर सपोर्टर जब इस तरह की बात की जाती है कि नए सूबे बनने चाहिए, नए इंतज़ामी यूनिट होने चाहिए जिसका निज़ाम ख़ुद MQM या दीगर जमातें संभालें जिनको लोग मैंडेट दें, तो फिर अट्रैक्ट कर सकता है ये नारा इनके वोटर को, इनके सपोर्टर को। एक स्ट्रीट मूवमेंट बन सकती है और उसकी बुनियादी वजह यह होगी कि कराची का जो हाल है उससे लोग गैर मुतमईन हैं। थैंक यू वेरी मच। देखिए, मेरे ख्याल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये बात बिल्कुल समझती है कि अगर MQM ऐसी बातें ना करे तो फिर MQM करे तो क्या करे। आपने खुद कहा निज़ाम गलत है, ये निज़ाम ठीक नहीं है, ये निज़ाम करप्ट है, लेकिन हम इस निज़ाम का हिस्सा भी हैं, वफाकी वजारतें भी हमें चाहिए। अभी खुद कहते हैं कि अगर हम शामिल ना हो तो वफाकी हुकूमत नहीं बन सकती। तो ये सिर्फ एक पॉइंट स्कोरिंग, अपने वोटर को अपनी तरफ अट्रैक्ट करना जो अब इनका नहीं रहा। कराची के, हैदराबाद के, बाकी सिंध की शहरी आबादी ने MQM को बुरी तरह से रिजेक्ट किया है। किस तरह से 2024 का इलेक्शन MQM जीती है कराची हैदराबाद में, ये मैं भी जानती हूँ और आप भी जानते हैं। बल्दियाती इंतखाबात कहते हैं कि जी
सूबों को बाख्तियार बनाया जाए, बल्दियाती निज़ाम लाया जाए, ठीक है, होंगी। मैं हमेशा ये बात करती हूँ कि जो सिंध में इस वक्त बल्दियाती निज़ाम राइज है उसमें कोई कमी बेशियां होंगी, लाए ना बैठे टेबल पर, उसको बेहतर बनाया जा सकता है। लेकिन जिसके ये इत्तेहादी हैं वफाक में, पाकिस्तान के सबसे बड़े सूबे में, पाकिस्तान के दारुल खिलाफा इस्लामाबाद में क्या बल्दियाती निज़ाम राइज है? कभी इन्होंने डिमांड की है कि पाकिस्तान के तमाम शहरों में, तमाम सूबों में यकसा बल्दियाती निज़ाम राइज किया जाए? नहीं, ये सिर्फ पॉइंट स्कोरिंग है। इनकी इंटरनल जो रिफ्ट है उसको छुपाने के लिए, उसको दबाने के लिए। कभी मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं कि मैं खालिद मकबूल को चेयरमैन नहीं मानता, और मुझे वो भी याद है। जाहिर है, और इनकी इंटरनल रिफ्ट पे हमने बात की और उनसे भी की है, और वो इस बात को मानते भी हैं। साथी साहिबा, एक बात जो अवाम के समझाने के लिए आप बता दीजिए कि जब पंजाब की तकसीम की बात आती है, जनूबी पंजाब सूबा बनाने की बात आती है, तो पीपल्स पार्टी उसमें सफ़े अव्वल में हमें मुतालबा करते नजर आती है। जब सिंध की तकसीम की बात आती है, तकसीम इसको नहीं कहते हम, हाँ, तकसीम नहीं कहना, तकसीम अजीब सा लफ्ज है। हम नए इंतजामी यूनिट बनाने की बात आती है, तो ज्यादा मैनेजेबल यूनिट और एक इफेक्टिव निजाम बनाने की कोशिश हो रही है। पीपल्स पार्टी कहती है ये हमारी रेड लाइन है। ये तफरीक क्यों है? देखिए, पंजाब असेंबली से करारदाद पास हुई, बिल्कुल करारदाद पास हुई। हम ये कहते हैं कि जो लोग कहते हैं कि सिंध में का जो है वो इंतज़ामी यूनिट होने चाहिए, या जो है सिंध को 2 सूबों में या 3 सूबों में तकसीम किया जाए, हम उनको कहते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक तरीका मौजूद है सूबा बनाने का। हम डिमांड करते थे ना, कि हम डिमांड आज भी करते हैं कि पंजाब एज पॉपुलेशन मैनेजेबल नहीं है। साउथ पंजाब और सेंट्रल पंजाब में बहुत बड़ी, पाकिस्तान की आधी से ज़्यादा आबादी वहाँ रहती है। हम डिमांड करते थे, हमने वहाँ की नेशनल असेंबली, सेनेट और प्रोविंशियल असेंबली में वो जो है वो रेजोल्यूशन पेश किया कि जी पंजाब को जो है वो 2 हिस्सों में डिवाइड किया जाए। अगर एमक्यूएम ये समझती है या कोई और जमात ये समझती है, तो सिंध असेंबली में आपकी नुमाइंदगी मौजूद है ना, लाए वो करारदाद, करें उस पे बहस, अपना नंबर शो करें। आप वफाकी हुकूमत का हिस्सा है ना, तो नेशनल असेंबली में उठाए ना आवाज। सिर्फ सड़कों पर लोगों में अपने वोटर सपोर्टर को अट्रैक्ट करने के लिए सिर्फ ये बात की जा रही है। पहली बात तो ये कि हम खुद कहते हैं, पाकिस्तान की हुकूमत कहती है कि इस वक्त फाइनेंशियल स्ट्रेन है, महंगाई है, उस तरह कारोबार नहीं चल रहा। आपके पास जो बजट है वो मैनेजेबल नहीं है इस वक्त, जो इस मुल्क की ज़रूरतें हैं उसके लिए। आप इसको मज़ीद डिवाइड करेंगे, 12 सूबे या 16 सूबे बनाएंगे, यूनिट्स बनाएंगे इंतज़ामी, उसको चलाने के लिए आप उसका सेक्रेटेरिएट सेटअप करने के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे? तो फिर पंजाब में भी यही चैलेंज पेश आना चाहिए ना। तो अभी क्या हम समझें कि पीपल्स पार्टी करारदाद और सारे मुतालबात के बावजूद ये समझती है कि हमारे मौशी हालात इस बात की इजाज़त नहीं देते कि पंजाब में भी एक अलग इंतज़ामी यूनिट बने? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान के जो है माशी हालात बिल्कुल इजाज़त नहीं देते। देखिए, हमने एज पॉलिटिकल पार्टी एक डिमांड की, पंजाब की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक डिमांड की। अगर वहाँ के लोग नहीं समझते, वहाँ की आवाम नहीं समझती, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून नहीं समझती, तो ठीक है, हमारा एक मुतालबा है, उस पर हम मुतालबा करेंगे। लेकिन जहाँ तक सिंध की बात है, ना हमने पहले कभी सपोर्ट किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सिंध को इंतजामी यूनिट की तकसीम में या सूबे की तकसीम के लिए, ना आइंदा करेंगे। सिंध जो है बिल्कुल हमारे लिए रेड लाइन है। इनका ये पॉलिटिकल स्टंट है। मैं सवाल करती हूँ आपके शो के थ्रू, मुझे ये बताएं कि मुस्तफ़ा कमाल पिछले 2.5 साल से हेल्थ मिनिस्टर है। जिस सूबे के लोग इनको वोट करते हैं, ये कहते हैं, उस सूबे के लिए इन्होंने
फेडरल गवर्नमेंट से कभी कोई आवाज उठाई, कोई हेल्थ का प्रोजेक्ट आया? खालिद मकबूल साहब एजुकेशन मिनिस्टर हैं, क्या कोई यूनिवर्सिटी, क्या कोई कॉलेज, क्या कोई स्किल ट्रेनिंग डेवलपमेंट? तो बेसिकली सादिया साहिबा, आपके कहने का मतलब है जिस बात पे उनको बात करनी चाहिए वो कर नहीं रहे, दैट इज आई थिंक आप इंसिनुएट यही कर रही हैं। सूबाई सब्जेक्ट है और आप लोग तो बड़ा फख्र करते हैं अपनी हेल्थ की प्रोग्रेस पे। और अच्छा, हम डाइग्रेस कर रहे हैं, अभी हम बात कुछ और कर रहे थे। सादिया साहिबा, सिर्फ ये बता दें कि पर्सनली आपका अपना टेक क्या है, अगर एक और सूबा, अगर या फिर चले हम सिर्फ इसकी इंतजामी यूनिट, सूबा भी नहीं कहते, इंतजामी यूनिट बन जाए तो आसानियां नहीं हो जाएंगी लोगों के लिए? मतलब एक इम्बैलेंस जो क्रिएट हो रहा है, एक डिस्ट्रीब्यूशन का एक इशू होता है, फंड्स का इशू होता है, वो सारा क्लियर होने में अगर एक कदम आगे हो जाए बात, तो इसमें बुराई क्या है? देखिए, मैंने कहा कि एक तरीकाकार मौजूद है। जिन लोगों को ये शौक है वो ज़रूर सिंध असेंबली और नेशनल असेंबली और सेनेट ऑफ पाकिस्तान में वो करारदादे लाएं एज पर्सनल। मैं ये बात नहीं सोच सकती कि कराची को सिंध से अलग किया जाए। कराची सिंध का दारुल खिलाफा है, सिंध का दिल है, मिनी पाकिस्तान है। मैंने ये बात ख्वाब में भी नहीं सोचनी, ना मेरी पार्टी ये बात सोचती है। हम आज भी उसी बात पे कायम हैं कि सिंध जो है, कराची जो है वो सिंध का दारुल खिलाफा है। सिंध की तकसीम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एज मेंबर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, सादिया जावेद को बिल्कुल काबिल कबूल नहीं। अच्छा, लेकिन पंजाब की तकसीम काबिल कबूल है? देखिए, पंजाब के लोग, मैंने आपसे कहा कि अगर वहाँ के लोग चाहते हैं, वहाँ की असेंबली चाहती है, सिंध के लोग नहीं चाहते। ये बात मैं आपको बिल्कुल वाज़े कहूंगी। वैसे सादिया साहिबा, जस्ट फॉर आवर नॉलेज, हाउ कैन यू से दैट? देखिए, अगर सिंध के अवाम चाहते होते तो जो फरमाइश, देखिए ये फरमाइश सिर्फ एक जमात की है, MQM की। बाकी भी जो हमारे मुखालिफ हैं, क्या कभी आपने GDA के मुंह से सिंध की तकसीम की बात सुनी है? नहीं। ये MQM का हमेशा से पॉलिटिकल स्टंट है, वो हमेशा से। देखें, अच्छा, अब उस पॉलिटिकल स्टंट में जान तब आती है जब जाहिर है आप कराची को एक ऐसा अगर मिसाली शहर बना देते, आप हैदराबाद को अगर ऐसा मिसाली शहर बना देते, तो उनके पॉलिटिकल नारों में से जान ही खत्म हो जाती ना, नेचुरली सी बात है। मतलब कल ही इत्तेफाक हुआ मेरा, ये पुरानी सब्जी मंडी जहाँ फैज़ान मदीना है और ये सारी अतराफ घूमने का, मतलब इट इज़ अ टॉर्चर। और अब मुझे बता रहे थे वहाँ के लोग कुछ बेहतर हुआ है, उसके बावजूद भी टॉर्चर है और कोई बंदा काम नहीं कर रहा था वहाँ पे। यूनिवर्सिटी रोड, कोई यूनिवर्सिटी रोड के इलाका है ये सारा, बाय द वे इलाका। तो अगर कराची के हालात जो हैं बेसिकली इनके मुतालबात को हवा देते हैं ना, आप निकाल दें इनके सियासी नारों में से, फूंक निकालें आप। देखिए अब्दुल्ला, मैं हमेशा ये कहती हूँ कराची में बिल्कुल काम हो रहा है, इंफ्रास्ट्रक्चर पे बहुत काम हो रहा है। शायद ठीक है, जितना होना चाहिए उतना काम नहीं हो रहा। कुछ चीज़ों में, जैसे यूनिवर्सिटी रोड, बिल्कुल रेड लाइन की वजह से हमें कराची के शहरियों को बहुत तकलीफ उठानी पड़ी। वहाँ अभी भी लोगों को तकलीफ है, मैं इस बात से इनकार नहीं कर रही, लेकिन इसका ये भी हल नहीं है कि मैं क्योंकि मुझे देखे ना, लोग कहते हैं कराची में पानी नहीं मिलता। कभी मैं तो डिफेंस में रहती हूँ, मेरे घर तो कभी पानी नहीं आया। आज मैं ये बात दावे से कह रही हूँ कि 40 साल से मैं डिफेंस में रहती हूँ और डिफेंस में मेरे घर में तो कभी लाइन से पानी नहीं आया। सिर्फ गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है, लेकिन फिर भी तो वैसे सादिया साहिबा, 40 सालों में से ऑलमोस्ट 20 साल तो मतलब पीपल्स पार्टी की ही हुकूमत रही है। नहीं, तो लेकिन देखे ना, DHA इज नॉट अंडर पीपल्स पार्टी, DHA इज फेडरल टेरिटरी। समटाइम्स सादिया साहिबा, समटाइम्स हमें लगता है ये प्ली वर्क्स इन योर फेवर, क्योंकि बहुत बार जब हम बात करते हैं, प्लीज माइंड ना कीजिएगा, लेकिन बहुत बार जब हम बात करते हैं तो ये इस पे तो हमारा कोई से नहीं है, ये इलाका तो हमारे अंडर आता नहीं है, ये तो कैंटोनमेंट है, तो ये तो वो है। इट डज गिव सम वेट टू योर आर्ग्यूमेंट, लेकिन फॉर द पीपल उनको क्या लेना देना कि ये किसके अंडर आता है या किसके नहीं आता। भाई उनके लिए पीपल्स पार्टी हुकूमत कर रही है सिंध पे 20 साल से, वजीर आला की तरफ ही देखते हैं, वो तो उधर ही देखेंगे जो सूबे का सरबराह है। मैं बिल्कुल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वजीर आला की तरफ देखते हैं। पाकिस्तान
पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का स्पेशल फोकस है कराची पे। मैं आपको ये बात बिल्कुल आपके प्रोग्राम में कह रही हूँ कि उनका स्पेशल फोकस है। वो कराची की डेवलपमेंट को बहुत नज़र में रखते हैं। वो ये बात कहते हैं कि मैं इस शहर में पैदा हुआ हूँ, इस शहर में पला बड़ा हूँ, कराची मेरा शहर है। और मैंने आपसे पहले भी कहा कि मैं इस बात से इनकार नहीं कर रही कि बहुत सारी मसाइल हैं, लेकिन सारा मलबा 17 साल की हुकूमत पे नहीं डाला जाता। चीजें ठीक हम कर रहे हैं। जो 35 साल इस शहर पे जिन्होंने हुक्मरानी की, लोकल गवर्नमेंट से लेकर नेशनल असेंबली तक, आप और हुमा शहर में रहते हैं, आप मुझे कोई एक निशान दिखा दें कि वो इस शहर के लिए साहिबा, ये तो आइडियल मौका है। फिर तो लोकल भी आपके पास है, नेशनल भी आपके पास है, प्रोविंशियल तो है ही आपकी, पार्टनरशिप है आपकी नेशनल में भी। मतलब ये तो बहुत ही अच्छी सिचुएशन में आप लोग बैठे हैं टू मेक सब्सटेंटिव चेंजेस। जी, तो काम हम कर रहे हैं हुमा, वी आर वर्किंग ऑन इट। और आप इस साल के आखिर में देखेंगे कि कराची में जो इंफ्रास्ट्रक्चर पे, कराची में डिफरेंट जगहों पे जो काम हो रहा है, वो उसमें बहुत शहर में बेहतरी आएगी। कराची के पानी के मसले के लिए अच्छा, एक और भी मसला होता है सादिया साहिबा, काम बिल्कुल हो रहा है, शारा भुट्टो मुकम्मल हो गई, उससे भी लोगों को फ़ायदा हो रहा है, लेकिन बाकी जो प्रोजेक्ट्स रुके हुए हैं, फॉर इंस्टेंस ये यूनिवर्सिटी रोड लिटरली गले की हड्डी बना हुआ है, आपके भी और आवाम के भी। आप भी तंग आ गए होंगे कि लोग पूछते हैं, अजाब में मुब्तला हैं, पूछ के भी लोग भी, और लोग भी अजाब में मुब्तला हैं। मतलब रफ्तार को ही तेज कर दे, छोड़ दे सब कुछ, इसको एक्सपेडाइट करें। जी देखिए, बिल्कुल इसको एक्सपेडाइट, चीफ मिनिस्टर साहब आपको पता है उस पर खुद जाते रहे हैं, और चीफ मिनिस्टर साहब ने FWO को ये काम इसी पे वो दिया था कि जो उसकी मिक्स लेन्स हैं जो फौरी तौर पर सही की जा सकती हैं, उस पर काम हो रहा है। एंड आई थिंक उसकी डेडलाइन 31 जो है वो जुलाई रखी गई थी, 3 महीने का। हमने उनसे कहा था कि हम चाहते हैं कि 3 महीने में जो मिक्स लेन्स हैं उस पर काम तेज हो, और वो उस पर काम हो भी रहा है। लेकिन आपकी बात बिल्कुल सही है, उस काम को मजीद एक्सपेडाइट होने की जरूरत है ताकि जल्द अज जल्द वो प्रोजेक्ट मुकम्मल हो जो कराची के अवाम की सहूलत के लिए, इस वक्त वो कराची के लोगों के लिए जो है वो परेशानी का बायस बना हुआ। ये एक दफा अभी आपने ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होने का डेट जो बताई है वो 31 जुलाई, डिड वी हियर दैट राइट? क्योंकि आज हम 28 पे बैठे हुए हैं, आप 2026 की बात कर रहे हैं? अगले साल जी नहीं अब्दुल्ला, मैं मिक्स लेन जो FWO उसकी काम कर रही है, जो उसके साइड के लेन्स हैं, जिससे लोगों को कम्यूट करने में 90 डेज का, हाँ जी 90 डेज, जो बीच का रेड लाइन का ट्रैक है मैं उसकी बात नहीं कर रही, जो उसके मिक्स लेन है उसकी मैं बात कर रही हूँ। वो 90 डेज का टारगेट सेट किया गया था FWO के साथ, जब वो तो अभी टारगेट से बड़े पूछे हैं। I literally went there yesterday. No, I still want to know, सादिया साहिबा, आप प्लीज कंप्लीट योर थॉट। वो जो 90 डेज वो कब खत्म हो रहे हैं? 31 जुलाई को? जी, वो 31 जुलाई को खत्म हो रहे हैं। तो आज तो फिर वो सब कुछ कंप्लीट हो जा, आज 28 है तो सब कुछ कंप्लीट होके बस सफाइयां हो रही होंगी, राइट? होना यही चाहिए, लेकिन देखें क्योंकि हो सकता है, क्योंकि हमने उनसे 90 डेज डिमांड किया था, उन्होंने कहा था कि हम पूरी कोशिश करेंगे। आई थिंक कि FWO काफी काम करने में। अच्छा, आपने सादिया साहिबा डिमांड किया था, और अगर नहीं होगा लेट्स जस्ट से, तो क्या कोई फाइन भी करेंगे आगे? मतलब क्या आप करेंगे? बिकॉज वी आर लिटरली 3 days शॉर्ट ऑफ डेडलाइन। नहीं, फाइन तो डेफिनेटली नहीं करेंगे, लेकिन जाहिर सी बात है चीफ मिनिस्टर साहब उसको विजिट करेंगे, और जहां काम रुका है एक्सपेडाइट उसको कराया जाएगा कि काम चले। अगर उन्होंने 31 जुलाई की बात की थी तो वो अगस्त के फर्स्ट वीक तक वो काम मुकम्मल कर लें, क्योंकि देखें बिल्कुल आपकी बात सही है कि रेड लाइन की वजह से, यूनिवर्सिटी रोड की वजह से जितनी तनकीद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर आई है, वो किसी कोई जमात, देखे मैं हमेशा कहती हूँ कोई पॉलिटिकल पार्टी, और वो अगर कंप्लीट हो जाती सादिया साहिबा तो कोई कंप्लेंट नहीं थी, बिल्कुल। मतलब अदरवाइज मेजर चीज तो चली जाती। आपके लिए भी बहुत मुश्किल है टू डिफेंड दैट, वी गेट दैट, बट थैंक यू। दुश्वार गुजार पहाड़ी रास्ते, घने जंगलात,
कुदरती वाइल्ड लाइफ खतरात से भरपूर। ये कोई मूवी है? भाई पाकिस्तान में होने वाली पहली 100 किलोमीटर गलियात माउंटेन ट्रेल अल्ट्रा मैराथन, नए नाम अनम उजैर ने अपने नाम कर ली है। बस हो गया जी, हो गया ये। सो कंग्रेचुलेशंस अनम उजैर। सख्त मुश्किल मुकाबले में गैर मामूली हिम्मत का इन्होंने मुजाहिरा किया और अनम उजैर इससे पहले भी एडवेंचर ट्रैकिंग के बहुत सारे इवेंट जीत चुकी हैं और समझती हैं कि वो आलमी सतह पर पाकिस्तान का नाम रोशन कर सकती हैं। और आपको पता है हम ऐसी बच्चियों को, ऐसी लड़कियों को, ऐसी खवातीन को बहुत इनकरेज करते हैं और उनको प्लेटफॉर्म मुहैया करते हैं। Anam is with us this morning. Anam, you know these things should be celebrated and highlighted. मुबारक हो अनम, क्या हाल है? Congratulations. Tell us more about Mountain Trail Ultra Marathon 100 किलोमीटर। It is a very long distance. मतलब क्या कर रही हैं? ये क्या है? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। पहले तो आप दोनों को फिर से देख के बहुत खुशी हुई है और इस मर्तबा जो है, पहले हमेशा लोग उज़ैर, मुझे नाम अजीज कहते थे, उज़ैर का नाम बिगाड़ते थे और इस दफ़ा तो आपने मेरा नाम ही भूल गए आप। वो जब उर्दू में लिखा हो ना हमारे सामने इनम अनम हो गया है, बट यू आर अनम, वी नो दैट, अनम उज़ैर। बिल्कुल। ओके, कैरी ऑन, प्लीज टेल अस अबाउट इट। बहुत चैलेंजिंग था और लेकिन बहुत अच्छा रहा अल्हम्दुलिल्लाह, इट वाज गुड। और पहली मर्तबा पाकिस्तान में 100 किलोमीटर अल्ट्रा मैराथन रेस का होना, ये सबसे बड़े हमारे लिए एजाज की बात है। प्लीज हेल्प अस अंडरस्टैंड, ये माउंटेन ट्रेल अल्ट्रा मैराथन रेस क्या होती है? अल्ट्रा ट्रेल मैराथन, अच्छा मैराथन तो आपको पता है कि जैसे कि 42.2 किलोमीटर मैराथन है, लेकिन जब आप 42 से ज्यादा जाते हैं एक स्ट्रेच में तो आप अल्ट्रा मैराथनर बन जाते हैं। और जो माउंटेन ट्रेल रन जो है, माउंटेन ट्रेल रन इटसेल्फ बहुत मुश्किल है, बहुत चैलेंजिंग है और उसमें भी जो हमारे पास है जो ये माउंटेन ट्रेल रन, उसमें एलिवेशन है 4000 मीटर का, तो वो उसको मजीद चैलेंजिंग बना देता है। और मैं अल्हम्दुलिल्लाह एज अ माउंटेनियर मुझे एक्सपीरियंस है कि किस तरह से आपने पहाड़ चढ़ते हुए भी रात को हेडलैम्प लगा के ऊपर जाना है, बट स्टिल मुझे इससे पहले जाकर रेकी के लिए जाना पड़ा। इसी जगह पे मैंने 2 हफ्ते पहले जाके 40 किलोमीटर किया, जस्ट टू मेक श्योर, जस्ट टू चेक कि मेरी बॉडी कैसे रिएक्ट करती है एक जंगल में रात के टाइम पे मतलब रात को 12 बजे का सोच के भी इंसान कहता है कि मैं वहां पे जंगल में कैसे करूंगा। हम तो आपसे बात करके सोच रहे हैं कि ये किस तरह हो, मतलब 100 किलोमीटर दिन का वक्त हो या रात का वक्त हो, दैट्स अनदर स्टोरी ऑल टुगेदर। अनम, जरा बैकग्राउंड में जाते हैं और दोबारा से जरा हमारे व्यूअर्स को आप याद दिलाएं, हाउ डिड योर इंटरेस्ट कम अबाउट, इन द सेंस आप क्या पहाड़ी लड़की हैं, क्या आप उसी इलाके को बिलोंग करती हैं, वेयर डू यू बिलोंग टू, और ये लव फॉर द माउंटेन्स एंड फॉर रनिंग ये कहाँ से आ रहा है? अच्छा, इंटरेस्टिंगली मुझे अभी जैसे लोग पूछते भी हैं कि आपने इसलिए जीता कि आपकी ट्रेनिंग वहाँ पे होगी, आपकी ट्रेनिंग बहुत अच्छी थी। मैं लाहौरी हूँ, मैं लाहौर में रहती हूँ। जी, मैं आपके 100 से समझ गया था कि आप लाहौरी हैं। हमारे पास कोई ट्रेल्स नहीं है, हमारे पास कुछ नहीं है, लेकिन एक चीज जो मैं हमेशा करती हूँ, जो मैं सबको कहती हूँ, आप जिम नहीं जा सकते ना जाएं, आप और कुछ नहीं कर सकते आप ना करें, हमारे पास सीढ़ियां तो है ना, हर जगह हर घर में सीढ़ियां होती हैं। और वो और बात है कि अभी ट्रेंड है वुडन स्टेयर्स का, तो फिर हमें बाहर किसी बिल्डिंग में जाके जितनी भी सीढ़ियां नजर आ जाए ना, मेरे लिए तो वो बहुत खुशी की बात होती है कि इस बिल्डिंग के 6 फ्लोर्स है, इस बिल्डिंग के 10 फ्लोर्स हैं, तो मैं सीढ़ियां रेगुलर करती हूँ, 100 फ्लोर्स 200 फ्लोर्स जितने भी मैं कर सकूँ, तो मेरी सारी ट्रेनिंग सीढ़ियों पे है। अच्छा, अब ये बताएं अनम, अब ये बताएं, ये 100 किलोमीटर आप चढ़ गई, जीत गई, सब कुछ हो गया, ये कितना अरसा, कितने घंटे, क्या पूरा एक दिन? 2 दिन आप कह रही हैं रात भी बीच में आ गई, So how long did it take? बिल्कुल, ये 26 घंटे में मैंने किया है। 18 जुलाई को शाम 5 बजे भागना, चलना, ट्रैक करना शुरू किया था। मीरन जानी गए, मीरन जानी नथे गली क्लब से शुरू किया, वहां से मीरन जानी समिट किया, मीरन जानी समिट करके नीचे आए, वहां से हमने डगरी बंगला की तरफ भागना शुरू किया, डगरी पे पहुंच के 8 स्टेशन था, वहां से रिफ्यूलिंग की, फिर वहां से हमने बीरन गली की तरफ गए, बीरन गली से रिफ्यूलिंग क्या की आपने वैसे, मतलब कि खुद में कुछ एनर्जी बार्स खाए, मतलब खुद को ही रिफ्यूल करना होगा।
बिल्कुल। अच्छा, जो इंटरेस्टिंगली कोई और चीज हो, जैसे मैराथन भी है या कोई किसी और टाइप का कोई भी रेस है, उसमें फ्यूलिंग आप वो जेल्स कैरी कर रहे होते हैं कि वो ऑन द गो उस तरह करें, लेकिन इधर जो ट्रेल रनिंग है, जो अल्ट्रा है, उसमें आई बिलीव कि सारी की सारी गेम ही न्यूट्रिशन की है। जहाँ आपकी बॉडी थक गई वहां आप आगे बिल्कुल डेड है, आप फेल हैं। और इसको ना थकने देना, इसको एनर्जी देते जाना ही एक्चुअली असल गेम है ही न्यूट्रिशन। So Anam, were there other people alongside you contestants, contenders who gave up in the middle? जी, अनफॉर्चुनेटली काफ़ी सारे लोग थे, इवन फीमेल्स मेल्स, जो कि नहीं इसको कंप्लीट कर सके अनफॉर्चुनेटली। तो कंप्लीट करने वालों में कितने लोग थे? किसी का पाँव मुड़ गया, किसी को कोई ब्लिस्टर की वजह से, किसी को किसी और दर्द हो गई, several reasons. So how many of you were there who did complete? Who actually made it? मुझे एग्जैक्ट नंबर बंदों का नहीं पता, फीमेल तो आपके सामने बैठी है। अकेली थी आप? You were the only one? Yes, I'm the only one who finished this 100-kilometer mountain trail run. Incredible. Oh, wow. अब आगे आप जिन गलियात के नाम ले रही हैं, पता है मेरा एकदम इंटरेस्ट जाग गया है कि ये वाली जगह तो हमने देखी नहीं है कभी। So ये ना, आप 20 किलोमीटर्स में नेक्स्ट टाइम आ रहे हैं आप दोनों, बस डन ही हो गया। अब आपने कह दिया आप भी साथ होंगी, तो वी विल डू इट। ये अनम नेचुरली आपकी पर्सनल अचीवमेंट है, यू बीन डूइंग दिस फॉर अ व्हाइल, व्हाट नेक्स्ट? मतलब अब आपने कहाँ जाना है और क्या करना है? अच्छा, मैं यही बात कहती हूँ कि यहाँ तक आना भी तो कोई इस तरह का प्लान नहीं था। कुछ लोग फनी वे में भी कहते हैं कि यहाँ तक भी अल्लाह ले आए, अल्लाह आगे भी ले जाएगा। तो प्लान्स होते हैं, टारगेट्स होते हैं, लेकिन जब भी कोई ऐसा एडवेंचर आ जाता है, जैसे इसे पता चला कि पाकिस्तान में ये पहली दफ़ा इंट्रोड्यूस कराने जा रहे हैं। पिछले साल आपको याद है कि मैंने 60 किलोमीटर किया था इसमें, और उसमें भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा किया था। तो अभी जब इन्होंने कहा हम 100 इंट्रोड्यूस कराने, तो 100 वाले में चले गए। इसी तरह आप कोई भी किसी किस्म का एडवेंचर ले आए तो इंशाल्लाह अनम उज़ैर विल बी देयर। Lovely, Anam Uzair. Congratulations once again and good luck for the new endeavors जब भी आपके होंगे। How inspiring that? मतलब रुकना नहीं है, बस करते रहो। और वैसे ही आपकी पर्सनल अचीवमेंट भी है और सेहत के लिए इतनी कोई ज़बरदस्त चीज़ है, और एडवेंचर का एडवेंचर। टॉकिंग ऑफ सेहत, हुमा, आज बड़ा अहम दिन है। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में हेपेटाइटिस के मरज़ से आगाही का आलमी दिन मनाया जा रहा है। एंड लेट्स ब्रेक इट डाउन। पाकिस्तान हेपेटाइटिस सी या काला यरकान के केसेस, मैं समझा आप ब्रेक इट डाउन नहीं, केसेस में दुनिया में सबसे ऊपर, वी आर एट नंबर 1। एक अंदाजे के मुताबिक आपको कुछ नंबर्स और भी बता दें कि यहाँ 10 लाख के करीब मरीज जो हैं वो मौजूद हैं, और आलमी इदारा सेहत के मुताबिक दुनिया भर में हेपेटाइटिस से सालाना 10 लाख से ज़ायद अफराद हलाक हो रहे हैं। और पाकिस्तान में भी औसतन अगर देखा जाए तो 100 अफराद जो है वो रोज़ाना जान की बाजी हारते हैं टू हेपेटाइटिस। और इस मरज़ से आगाही के लिए, इस मरज़ की तशख़ीस और इलाज के सिलसिले में डॉक्टर साद नियाज़ ने बहुत काम किया है। डॉक्टर साद नियाज़ फाउंडिंग डायरेक्टर हैं और प्रेजेंट हैं पाकिस्तान सोसाइटी ऑफ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी एंड एंडोस्कोपी। फिर सियाग एक ज़बरदस्त इदारा है यहाँ सिविल अस्पताल में, उसके रूहे रवां भी हैं और वहाँ पे मुफ्त इलाज लोगों को दिया जाता है। गुड मॉर्निंग, क्या हाल है आपका? डॉक्टर साहब, दिस इज़ योर डे बेसिकली। आज हम आगे ही दे रहे हैं लोगों को भी। हालांकि हेपेटाइटिस ऐसी चीज़ है जो कि हमें नहीं लगता कि किसी पाकिस्तानी को ना पता हो कि व्हाट इट इज़ एंड हाउ यू कॉन्ट्रैक्ट इट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू सो मच। एक्चुअली ये एक ख़ास तौर पे इस दिन की अहमियत और ज़्यादा हो जाती है इसलिए कि अभी आपने रिसेंटली जो HIV के ब्रेक्स देखे हैं, जिनकी जो मिलने की या होने की वजह वही है जो हेपेटाइटिस सी की है। तो जहाँ वो फैलेगा वहाँ हेपेटाइटिस सी भी फैलेगा। और आपने कहा ज़्यादातर लोग पाकिस्तान में इससे कम से कम इसको काला यरकान के नाम से या हेपेटाइटिस सी के नाम से ज़रूर कुछ ना कुछ तो उनको मालूमात हैं। लेकिन जो सबसे ज़्यादा अफसोस की बात है, इन मालूमात के होने के बावजूद जो इंजेक्शंस का इस्तेमाल है, यानी कि दोबारा एक डिस्पोजेबल सिरिंज, जो सिरिंज एक दफ़ा इस्तेमाल करने के बाद नाकारा बना देनी चाहिए और वो दोबारा इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए, तो उस इस्तेमाल का जो रुझान है वो अभी तक जारी है। डॉक्टर साहब, हम आपसे ये समझना चाहते हैं, क्योंकि ये बात एप्रीहेंड करना बड़ा मुश्किल है इन दिस डे एंड एज के
लोगों को नहीं पता हो कि जी एक नया इंजेक्शन लाना है और उसको खोल के आपके सामने उसको फिल करना है और उसके बाद उसे तल्फ करना है। बेसिकली कि सिरिंज जो होती है वो डिस्पोजेबल, हाँ डिस्पोजेबल होती है, मगर जाहिर है एक इतनी बड़ी रूरल पॉपुलेशन है हमारे सामने जिसकी हम बात कर रहे हैं। आप इतने केसेस को डील किया, ज़्यादातर लोगों को हेपेटाइटिस सी किस तरह वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, किस तरह उन्हें होता है? देखिए मेजॉरिटी इसमें यही सिरिंज का इस्तेमाल है। दूसरा इसमें जो है ना, जहाँ पे भी कोई ऐसी चीज़ जिसमें खून लगेगा, खून आलूदा कोई भी चीज़ हो, चाहे वो ब्यूटी पार्लर में हो, चाहे वो हॉस्पिटल्स में हो, चाहे वो कान या नाक छिदवाने का जो सिलसिला है, टैटूइंग है, इन सब में हो, जहाँ पे भी एक नीडल इस्तेमाल होगी और वो दोबारा इस्तेमाल होगी और उसमें खून लगेगा किसी ऐसे शख्स का या जिसको हेपेटाइटिस सी ऑलरेडी है, वहाँ दूसरे की मुंतकिली का इम्कान बहुत ज़्यादा है। अगर हम सिर्फ ये एक एहतियात कर लें और इसके साथ एक खून, देखिए खून जो स्क्रीनिंग है ना वो अभी भी बहुत लिमिटेड है, तो खून की स्क्रीनिंग और गैर ज़रूरी खून ना चढ़वाएं। अगर ये एहतियात कर लें दो, तो मेरे हिसाब से आपको हेपेटाइटिस होने का इंशाल्लाह इम्कान होएगा ही नहीं। जहाँ सवाल दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं, देखें इसमें एक बहुत बड़ा फैक्टर ये है कि सिरिंज जो है सिर्फ 5 रुपए की होती है, और हेपेटाइटिस सी एक ज़ाहिर है मुश्किल मर्ज़ है, पता भी नहीं चलता है, इसके साइड इफ़ेक्ट्स भी नहीं होते, तो आपको जब तक पता चलता है अक्सर बहुत देर हो जाती है। मैं समझता हूँ कि जिसने भी दोबारा सिरिंज इस्तेमाल की हैं या दंदान साजी का इलाज ऐसा कराया है, हॉस्पिटल में इलाज कराया है, वो जाके एक सिंपल नुस्खा है, वो ये कि वो जाके अगर वो 50 साल से कम उम्र का है और फिट है तो वो तो खून का अतिया दे दे। जब आप खून का अतिया देने जाएंगे किसी अच्छी जगह पे, तो वो आपको फ्री में हेपेटाइटिस बी और सी का टेस्ट कर देंगे, HIV भी कर देंगे। और अगर नहीं तो बहुत सस्ते टेस्ट होते हैं हेपेटाइटिस बी और सी के, वैसे भी अब वो आपको करा लेने चाहिए, हर आदमी को खुद से ही करा ले। और उसके बाद इस चीज़ को ख्याल रखें कि ना हेपेटाइटिस सी ना हेपेटाइटिस बी, ये दोनों लाइलाज मर्ज नहीं हैं अब, ठीक है। मैं समझता हूँ हेपेटाइटिस सी तो बहुत सारी बीमारियों से बहुत बेहतर इलाज अब माशाल्लाह हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह मौजूद है, और वो सस्ता भी है और हुकूमत की तरफ से ज़्यादातर जगहों में फ्री अवेलेबल भी है। हमारे जो द हेल्थ फाउंडेशन जिस ऑर्गेनाइजेशन का आपने जिक्र किया, हम इससे 2007-8 से काम कर रहे हैं और हमने फ्री ट्रीटमेंट भी किया और हमने लोगों की अवेयरनेस के लिए बड़ा काम किया है। इंटीरियर सिंध में भी जाके डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट्स में, टंडोलायार में, सांगड़ में और कराची में भी, जो कराची के जो सबर्ब्स हैं उसमें मिलके, और अभी हमने हुकूमत सिंध के साथ मिलके। और डॉक्टर साहब जल्दी से ये भी बता दें कि अगर हमने ये जो अभी शुरू में स्टैट्स बता रहे थे, हमने कहा कि पाकिस्तान में भी अप्रॉक्सीमेटली 100 अफराद रोजाना जान की बाजी हार रहे हैं, ये स्टैट्स ये बेहतरी की तरफ हम जा रहे हैं कि अब सिर्फ 100 हो गए, पहले 500 होते थे, या फिर दिस इज स्टिल अ वेरी बिग नंबर? Actually, this is just a calculated number. The exact figure is difficult, but there is no doubt कि जो रुझान जिनकी वजह से ये फैलता है वो कम नहीं हो रहे। तो ये समझना या ये सोचना कि ये कम होगा, इसका एक WHO ने एक सिस्टम बनाया है जिसको हर शख्स को टेस्ट करना और हर शख्स को ट्रीट करने के अलावा पाकिस्तान में और कोई ऑप्शन नहीं है, ख़ास तौर पे हाई रिस्क जितने भी रीजन्स हैं। तो वही एक सूरत है जिसमें मुख्तलिफ प्रोग्राम्स बने हैं, बट अभी तक कोई ऐसा मेजर ये हमारे अर्बन सेंटर्स में ज़्यादा है, ये हमारे रूरल सेंटर्स में ज़्यादा है, ज़ाहिर सूबों की तफरीक की अभी बात नहीं करते जी, ज़्यादातर रूरल सेंटर्स में है बिकॉज वहाँ पे इंजेक्शंस का इस्तेमाल, अताई डॉक्टर्स, दूसरा ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ये सारी चीज़ें, अनस्क्रीन ब्लड, ये ज़्यादा ज़ाहिर है रूरल एरियाज़ में या पसमानदा एरियाज़ में बहुत ज़्यादा पॉपुलर। कराची में भी अगर आप देखें तो सबर्ब्स में। ठीक, बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर साहब, थैंक यू फॉर डूइंग व्हाट यू आर डूइंग जी, और जो आपने कर रहे हैं, थैंक यू फॉर बीइंग। भाई अब हमने HIV की तो कुछ दिनों से हम बात कर रहे थे, आज हमने ये इसकी काला यरकान की भी बात कर ली, हेपेटाइटिस सी की भी बात कर ली, ये सिरिंजेस जो है ना, प्लीज़ ये बात समझ लें आप, मतलब बाकी सारी चीज़ें बात में आएंगी, अगर ये बेसिक चीज़ ही समझ लेना कि ये रीयूजेबल नहीं होती, एक दफ़ा यूज़ होगी है तो फेंक दो, तोड़ के फेंक दो ताकि कोई और भी यूज़ ना करे। दिस इज़ लिटरली द कैरियर ऑफ ऑल अदर डिजीज, एनीथिंग। एक और बात कुछ भी, अगर आपके सामने नहीं खोली ना सिरिंज, आप बदतमीज हो जाएं थोड़े से, ये वो मौका है कि जब आप बिल्कुल कर्टिसी में, आपको बिल्कुल किसी कर्टिसी में लिहाज नहीं करना, आप
आप कहें जी दोबारा लेके आए, या फिर अगर आपको लगता है कि अब इन्होंने तो ये खोल के मेरे सामने ले गए, तो जब आप जा रहे हैं ना डॉक्टर के पास या कंपाउंडर के पास या अंजाम भी जा रहे हैं, ऑलरेडी कहें जी सिरिंज आप मेरे सामने खोलेंगे, बस इतनी सी बात। अच्छा, एक और बात, ओपन इट इन फ्रंट ऑफ मी। ऑल दोस, एक तो खवातीन वो जो मैनी पेडी कराती हैं, प्लीज कीप योर ओन किट्स, प्लीज कीप योर ओन किट्स फर्स्ट। सेकेंडली जो मर्द हजरात बाबा पे जाते हैं, खत बनवाते हैं, दाढ़ी बनवाते हैं, कटिंग कराते हैं, हैव योर ओन किट। इट्स हाई टाइम कि अब हमारे पास अपनी, हमारी कैंची, हमारा अपना उस तरह ये सब कुछ होना चाहिए। जस्ट ट्राई टू बी कॉशियस, जो जाहिर है ये ज़रूरी चीज़ें हैं। ओके, टाइम ज़रा कम रह गया और हमने बात नहीं की क्रिकेट की बात नहीं की भाई। राशिद भाई हमारे साथ भाई। तो पाकिस्तान और वेस्ट इंडीज़ के दरमियान जी पहला टेस्ट मैच जो है दिलचस्प मरहले में दाखिल हो गया है और तीसरे दिन के अख्ताम पर वेस्ट इंडीज़ ने दूसरी इनिंग्स में 7 विकेट पर 126 रन बनाए थे। वैसे क्या आउट होना स्टार्ट हुए थे आते ही, कंसिडरिंग कि हम ट्रेल कर रहे थे बाय समथिंग लाइक 29 रन और विच वाज काइंड ऑफ सैड। 155 रन्स की बर्तरी हासिल कर ली है वेस्ट इंडीज ने। ओके, कम से कम ही होनी चाहिए वैसे। सो राश भाई कितने रन्स पे आउट करना है हमें? हम 7 विकेटें तो हमने बड़ी जल्दी ले ली थी, फिर इनके टेल एंडर्स टिक गए। कल का डे बहुत अच्छा रहा हमारे लिए, बॉलिंग के लिए भी, बैटिंग के लिए थोड़ा सा अनयूजुअल रहता है हमारे लिए, लेकिन मेरे ख्याल से जिस तरह 29 रन की लीड ली ये भी काफी लग रही है। लेकिन अब्बास ने, खुर्रम ने, मोहम्मद अली ने जिस एरिया में बॉलिंग की है, पिच की है, तो उससे काफी हेल्प मिली है। और फिर डे बाय डे, सेशन बाय सेशन थोड़ी सी फास्ट बॉलर को बहुत ज्यादा मदद कर रही है, इसलिए 155 की शायद अभी गालिबन लीड हो गई है। इसके 175 या 200 तक नहीं जानी चाहिए, क्योंकि अर्ली सेशन में चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं आउट होने के, तो आउट करना चाहिए। 160 170 तक जो टोटल है ये पाकिस्तान को चेज करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे जिस तरह से पिच पे रोजाना की बुनियाद पे खराब हो रही है, तो उस पर काफी टफ हो जाता है, लगता है काफी टफ होगा यहाँ पे चेज करना। अच्छा राशिद भाई, प्लीज़ हमें पहले तो मोहम्मद अब्बास के बारे में बता दें, क्यों हमें वो कभी कभी नज़र आते हैं, जबकि कल व्हेन पुश केम टू शव तो उन्होंने आते ही आउट करना स्टार्ट किया। मतलब ही वाज फैंटास्टिक इन हिज इनिंग। क्वालिटीज हैं उनकी, तकरीबन अराउंड 900 उनकी फर्स्ट क्लास विकेट हो गई है, काउंटी क्रिकेट खेलते हैं। बीच में 3 साल इनका वेस्ट हुआ है, तकरीबन 2022 से 25 तक वो नहीं खेले और उसके बाद वापस लेके आए गए, क्योंकि बहुत सारे फास्ट बॉलर हमने आजमाए टेस्ट क्रिकेट में, जितने शाहीन थे, नसीब थे, हारिस रऊफ थे, काशिफ अली थे, वो बहुत ज्यादा आउट नहीं कर पाए। अच्छी बॉलिंग की उन्होंने, मतलब कि गैप को फिल किया, लेकिन जो प्रॉपर बॉलर जो होते हैं टेस्ट क्रिकेट के, वो अब्बास है, बहुत वैल्यू है इनकी काउंटी में भी। और अभी आपने देखा होगा क्लोज ऑफ द स्टंप भी आते हैं और बॉल को आगे पिच करते हैं, स्विंग है इनके पास, पेस नहीं है, लेकिन फिर भी हमें 150 145 के हम बॉलर ढूंढ रहे होते हैं, 135 तक 132 तक अच्छे पेस के साथ बॉलिंग कर लेते हैं। राशिद भाई, हमारा मिडिल ऑर्डर क्यों कोलैप्स किया? पिच जरा ट्रिकी हो गई हमारे लिए। यहाँ पे देखें, पहला सेशन जो होता है ना, वेस्ट इंडीज का भी देखें, तीनों दिन अगर पहले सेशन देखें, पहले दिन के अलावा दूसरे दिन वेस्ट इंडीज ने क्लब किया, फिर तीसरे दिन पाकिस्तान ने किया। 1 घंटा ये शुरू को होता है ना, थोड़ा मॉइस्चर होता है, एयर में भी होता है, पिच में भी होता है। और स्विंग देखें, एबनॉर्मल स्विंग कभी कभार नजर आई है इस पिच के ऊपर, कि इतने सारे पॉट बैंड हो जाए या स्लिप में लग जाए, टेस्ट क्रिकेट में कम ही होता है। इसका मतलब है कि बहुत अच्छी हेल्प मिलती है अर्ली मॉर्निंग, तो इस वजह से दोनों टीम ने क्लब किया है। पर वेस्ट इंडीज के आप याद करें 196 पर 3 थे, हम भी 200 पे 3 थे, और टोटल 70-80 रन पे दोनों के साथ खिलाड़ी आउट हो गए। शायद ये पिच का बिहेवियर ऐसा है जिसकी वजह से टीम क्लब कर रही है। अच्छा, इस वक्त वेयर डू वी स्टैंड? आपको लगता है कि हमने अच्छी मतलब अगर 155 रन की बर्तरी हासिल है उनको, व्हाट इज दैट 155? मतलब माना कि कल जो थे जी। ओके राशिद भाई बताएं। मुश्किल होता है टेस्ट क्रिकेट, यही तो नर्व का टेस्ट होता है, हर चीज का टेस्ट चाहिए ना, तो चेज थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। 200 रन हो, 150 हो, तो ये टॉप ऑर्डर जो होते हैं 3 नंबर, 1 2 3 4 नंबर, इनके ऊपर बहुत डिपेंड कर रहा होता है। जब अगर ये लेके चले जाते हैं 75 या 41 या 100 for 1, फिर चांस होता है कि जीत जाएंगे। लेकिन शुरू में जैसे कल वेस्ट इंडीज ने क्लब किया कि एक ही ओवर में 5 से 2 आउट कर दिए, 5 रन पे 2 आउट हो गए, तो फिर उसके बाद टेल अंडर 5 होती है, हमारी भी टेल अंडर है। तो मेरे ख्याल से टॉप ऑर्डर अगर हमारी चलती है इंशाल्लाह,
तो बहुत फायदा होगा पाकिस्तान को जीतने में, और हमारी दुआ है यही कि पाकिस्तान के टेस्ट मैच जीते। अच्छा, तो पहली इनिंग्स से ही अगर हम कुछ सीख लें, जैसे शान मसूद ने मतलब बेहतर ज़रा परफॉर्म किया, इमाम ने भी बेहतर परफॉर्म किया और तेज़ी से उन्होंने रन वगैरह भी बनाए। वेल बाबर तो आपको पता है कि कुछ खास नहीं, 23 to 27 टाइप उनके रन से। दैट इज़ द मॉडल दैट वी नीड टू फॉलो, कि हम अभी भी तेज़ी दिखाएं या फिर हमारे पास 1.5 दिन तो होगा, टेक इट ईजी। देखिए पहले इनिंग में शान ने चांस दिया था, अटैकिंग क्रिकेट खेली थी उन्होंने और उसमें बहुत चांसेस मिले उनको। उनकी 6 बाउंड्री है वो स्लिप में और थर्डमैन पे गई है, तो जिसमें पाकिस्तान अगर वो जल्दी आउट हो जाते तो उनके 100 रन माइनस कर रहे तो हम लोग बहुत ज्यादा अंडर प्रेशर होते। लेकिन यहाँ पे एक प्लेयर को, या इमाम हो, अजान हो या शान हो, तो इनको एक को तो अटैक पे जाना पड़ेगा, क्योंकि आप रोक नहीं सकते, यहाँ ज्यादा देर रुक नहीं सकते। हमने देखा सलमान अली आगा को, देखा रिजवान को या किसी और को स्ट्रगल करते, जब वो प्रॉपर टेस्ट क्रिकेट खेलने के लिए टाइम ले रहे हैं, इनको बिल्ड कर रहे हैं, वहां पर उनको प्रॉब्लम हुई है। यहाँ पे इनको जाना पड़ेगा, अटैक करना पड़ेगा टॉप 3 में से किसी एक को। All right, got it. Rashid bhai, thank you for being with us this morning. So we do have a chance, inshallah. Let's see. And we shall see you tomorrow, inshallah. Yes. Have a good day and enjoy that ₹1 decrease in the petrol prices. Yes, big deal. मैं तो कहती हूँ celebrate करें आज जाके. Make the best of it. Yeah, make use of it.